आज हम प्राकृतिक संसाधनों और उनके इस्तेमाल से जुड़ी कुछ जानकारियों की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं या जिस लकड़ी से हमारे घर का फर्नीचर बनता है, ये सब आता कहाँ से है? जवाब तो आसान लगता है, प्रकृति से। हाँ, लेकिन क्या प्रकृति की हर चीज एक संसाधन है? और अगर है भी तो वो कब और कैसे बनती है, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इन चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ऐसा मानकर चलते हैं कि ये तो हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। पर असलियत थोड़ी अलग है। सही बात है। हम सब इन प्राकृतिक संसाधनों से घिरे हुए हैं, लेकिन इनकी अहमियत शायद तभी समझ आती है जब इनकी कमी होने लगती है। बिल्कुल। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इससे हमारा भविष्य जुड़ा है, इस धरती से हमारा रिश्ता जुड़ा है। तो आज हम प्रकृति और संसाधन के इस रिश्ते को समझेंगे। ये कितने तरह के होते हैं ये जानेंगे, और इनका सही इस्तेमाल क्यों जरूरी है इस पर भी बात करेंगे। और हम इसे सिर्फ थ्योरी तक नहीं रखेंगे, हम भारत से जुड़े कुछ असली किस्सों पर भी बात करेंगे। जैसे एक तरफ पंजाब में पानी का जो संकट गहरा रहा है उसकी कहानी, और दूसरी तरफ सिक्किम की ऑर्गेनिक खेती की कामयाबी की कहानी। ये दोनों कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो फिर चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। प्रकृति और संसाधन, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? जैसे जंगल में खड़ा एक पेड़, वो प्रकृति है, लेकिन जब हम उसे काटकर मेज कुर्सी बना लेते हैं तो वो संसाधन बन जाता है। क्या ये इतना ही सीधा है? आपने जो उदाहरण दिया वो इस फर्क की जड़ है। फर्क है इंसानी जरूरत और इस्तेमाल का। जब तक कोई चीज हमारे किसी काम की नहीं है या हम उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते, तब तक वो पर्यावरण का हिस्सा है। अच्छा। जैसे ही हम उसमें कोई कीमत, कोई उपयोगिता देखते हैं, वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच? वो क्या है? पेच ये है कि किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। 3 शर्तें? हाँ। पहली शर्त है तकनीकी पहुंच, यानी हमारे पास उसे निकालने या इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर हमें पता हो कि समुद्र के नीचे हजारों मीटर की गहराई में तेल का भंडार है, लेकिन उसे निकालने की मशीनें ही ना हो हमारे पास, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। बिल्कुल। वो उस वक्त हमारे लिए बस एक संभावित संसाधन है, असली नहीं। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है आर्थिक रूप से फायदेमंद होना। उसे निकालने और बाजार तक पहुंचाने का खर्चा उसकी कीमत से कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी चीज को निकालने में 1000 रुपए खर्च करके उसे 500 रुपए में नहीं बेचना चाहेगा। है ना? और तीसरी शर्त सबसे दिलचस्प है। वो क्या है? वो है सांस्कृतिक रूप से मंजूरी, यानी समाज उस चीज के इस्तेमाल की इजाजत दे। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका कोई उदाहरण है क्या? भारत में ही इसके कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ सेक्रेड ग्रोव्स, यानी पवित्र माने जाने वाले जंगलों की परंपरा रही है। हाँ, सुना है मैंने। कई आदिवासी समुदाय मानते हैं कि इन जंगलों में उनके देवता रहते हैं और वहां से एक टहनी तोड़ना भी पाप है। अब देखिए, लकड़ी भी है, उसे काटने की टेक्नोलॉजी भी है, और वो आर्थिक रूप से फायदेमंद भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से वो पेड़ संसाधन नहीं माने जाते। तो संसाधन की परिभाषा सिर्फ साइंस और इकोनॉमी पर नहीं, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति पर भी टिकी है। कमाल है। यानी सिर्फ धरती के नीचे कुछ मिलना ही काफी नहीं है, उसे संसाधन बनने के लिए इंसान के समाज और सोच से भी गुजरना पड़ता है। एकदम। तो अब जब हम ये समझ गए हैं, तो ये कितने तरह के होते हैं, इन्हें कैसे बांटा जा सकता है? इन्हें बांटने के कई तरीके हैं, पर एक आसान तरीका है इनके इस्तेमाल के आधार पर सोचना। पहली श्रेणी में वो चीजें आती हैं जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हवा, पानी, मिट्टी। हाँ, ये जीवन की बुनियाद है। फिर दूसरी श्रेणी में वो चीजें आती हैं जिनसे हम सामान बनाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, सोना, पत्थर, जिनसे घर से लेकर गहने तक सब कुछ बनता है। सही। और तीसरी श्रेणी है वो जिसके बिना आज की दुनिया एक पल नहीं चल सकती। ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, सूरज की रोशनी, बहती नदी का पानी। हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता इसी ऊर्जा पर खड़ी है। वैसे हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल है, अपनी रोज की जिंदगी में ऊर्जा के लिए कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा सवाल है। तो ये तो हुई इस्तेमाल की बात, लेकिन इन संसाधनों को देखने का एक और नजरिया है जो शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सा? कि ये हमारे साथ कब तक रहेंगे। मेरा मतलब है नवीकरणीय और अनवीकरणीय का फर्क। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
वो हैं जो कुदरती तौर पर फिर से बन जाते हैं या अपनी भरपाई कर लेते हैं। मतलब प्रकृति खुद उन्हें दोबारा बना देती है? बिल्कुल, प्रकृति का एक कमाल का सिद्धांत है। वो खुद को ठीक करती है और नया जीवन बनाती है। इसे रेस्टोरेशन और रीजनरेशन कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। प्रकृति हर साल उसमें कुछ ब्याज जमा करती है, जैसे बारिश से पानी या नए पेड़ पौधों का उगना। अच्छा। नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो इस ब्याज से मिलते हैं। आप हर साल उतना ही पानी या लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना प्रकृति दोबारा पैदा कर रही है। और अगर उससे ज्यादा किया तो आप मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट में से निकालने लगेंगे और फिर अकाउंट खाली हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब तो इस ब्याज की तरह है जो कभी खत्म नहीं होगा। सही पकड़ा। लेकिन जंगल की लकड़ी या पानी के साथ हम शायद मूलधन में से भी निकलने लगे। बिल्कुल, यही वो शर्त है जो हम भूल जाते हैं। कोई संसाधन तभी तक नवीकरणीय है जब तक हम प्रकृति के खुद को ठीक करने के चक्र से ज्यादा तेजी से उसका इस्तेमाल ना करें। इसका कोई और उदाहरण? हम हिमालय के ग्लेशियरों को ही देख लें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जितनी तेजी से पिघल रहे हैं उतनी तेजी से बर्फबारी से बन नहीं पा रहे। यानी हम मूलधन खर्च कर रहे हैं। हाँ। और हमारे पुरखे शायद इस बैंक अकाउंट वाले नियम को हमसे बेहतर समझते थे। शायद हाँ। कई पुरानी सभ्यताओं में ऐसे नियम थे, जैसे मछलियों के प्रजनन के मौसम में समंदर में शिकार पर रोक लगा दी जाती थी। क्यों? वो जानते थे कि अगर मछलियों को बच्चे पैदा करने का मौका नहीं देंगे तो अगली बार खाने के लिए मछलियां ही नहीं बचेंगी। ये कुदरत के साथ तालमेल का एक सीधा साधा पर बहुत गहरा ज्ञान था। वैसे हमारे सुनने वालों से एक और सवाल, क्या वो किसी ऐसी पारंपरिक प्रथा के बारे में जानते हैं जो पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करती है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जरूर। और दूसरी तरफ है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल। कोयला, पेट्रोल, लोहा, ये वो मूलधन है जिसे बनने में लाखों साल लगे और जिसे हम बहुत तेजी से खर्च कर रहे हैं। एकदम सही। एक अंदाजा है कि भारत में कोयले के जो भंडार हैं वो हमारी आज के इस्तेमाल की रफ्तार से शायद अगले 50-60 साल ही चलेंगे। 50-60 साल? ये तो बहुत कम है ना? ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन संसाधनों का इस्तेमाल कितनी किफायत से करना होगा। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, ये सारे संसाधन, चाहे कोयला हो या पानी, हर जगह बराबर तो नहीं मिलते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस गैर बराबरी का क्या असर पड़ता है? इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इंसानी बस्तियां कहाँ बसेंगी, व्यापार कैसे होगा, यहाँ तक कि देशों के बीच रिश्ते कैसे होंगे, ये सब काफी हद तक संसाधनों के वितरण पर निर्भर करता है। भारत में इसका कोई उदाहरण? भारत में छोटा नागपुर पठार को देखिए। वहाँ खनिज बहुत हैं, तो वहाँ स्टील और माइनिंग के बड़े बड़े उद्योग लगे, शहर बसे। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। अक्सर इन उद्योगों के लिए वहाँ सदियों से रह रहे लोगों को, खासकर आदिवासी समुदायों को, उनकी जमीन से हटा दिया जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। विकास की कीमत कोई और चुकाता है। मतलब संघर्ष पैदा होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ देश के अंदर नहीं होता। पुराने जमाने में भारत के मसाले और वुड्स स्टील दुनिया भर में मशहूर थे, क्योंकि वो यहीं मिलते थे। और इसी वजह से व्यापार के रास्ते बने और बाहर से लोग यहाँ आए। और जब संसाधन राजनीतिक सीमाएं नहीं मानते तो विवाद भी खड़े होते हैं। जैसे कावेरी नदी के पानी को लेकर हमारे देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच सालों से खींचतान चल रही है। हाँ। यार, एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। मैंने कहीं प्राकृतिक संसाधन अभिशाप के बारे में पढ़ा था। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और उलझी हुई बात है। इसका मतलब है कि जिन देशों या इलाकों में कुदरती संसाधन भरे पड़े होते हैं, जरूरी नहीं कि वो अमीर और खुशहाल भी हों। मतलब ऐसा भी होता है? हाँ, कई बार तो वो बाकी इलाकों से ज्यादा गरीब और पिछड़े रह जाते हैं। यानी खजाने पर बैठना ही गरीबी की वजह बन सकता है। ये तो बड़ी उल्टी बात लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक बड़ा कारण ये है कि ऐसे देश अक्सर बस अपना कच्चा माल, जैसे कच्चा तेल या खनिज, खोदकर दूसरे देशों को बेच देते हैं। अच्छा। वो उस कच्चे माल से कीमती सामान बनाने वाले उद्योग और हुनर अपने यहाँ विकसित नहीं कर पाते। असली मुनाफा तो वैल्यू एडिशन में है, सिर्फ कच्चा माल बेचने में नहीं। तो क्या भारत भी इस अभिशाप का शिकार हुआ है? भारत ने काफी हद तक खुद को इससे बचाया है। आजादी के बाद हमने अपने देश में ही स्टील, सीमेंट और दूसरे उद्योग लगाने पर जोर दिया। मतलब हमने सिर्फ खदानें नहीं खोदी, बल्कि फैक्ट्रियां भी लगाईं। बिल्कुल। इससे देश की जरूरतें भी पूरी हुईं और रोजगार भी पैदा हुआ। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद
हम इन संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? शायद यहाँ पंजाब और सिक्किम की कहानियां हमारी मदद करेंगी। बिल्कुल। पहले पंजाब की कहानी देखते हैं। ये कहानी 1960 के दशक में हरित क्रांति से शुरू होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाना था, तो ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और धान के बीज लाए गए, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उस वक्त। हाँ, लेकिन उस कामयाबी की एक कीमत थी। इन नए बीजों को पानी बहुत ज्यादा चाहिए था। किसानों ने जमीन के नीचे से पानी निकालना शुरू कर दिया, ट्यूबवेल्स से। हाँ, और फिर जब खेती के लिए बिजली मुफ्त हुई तो ट्यूबवेल दिन रात चलने लगे। पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ, साथ ही रासायनिक खाद और कीटनाशकों का भी खूब इस्तेमाल हुआ। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा आज एक बड़े संकट के रूप में हमारे सामने है। पंजाब के लगभग 80% ब्लॉक अतिशोषित यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं। 80%? हाँ, मतलब वहां जमीन में जितना पानी बारिश से जाता है उससे कहीं ज्यादा निकाल लिया जाता है। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है और जो पानी बचा है उसमें केमिकल घुलने से वो जहरीला होता जा रहा है। बाप रे! मतलब जिस हरित क्रांति ने देश को भुखमरी से बचाया, उसी ने पंजाब के सबसे कीमती संसाधन पानी को खतरे में डाल दिया। ये तो एक चेतावनी है कि शॉर्ट टर्म फायदे के लिए गए फैसले लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि विकास का वो मॉडल जो प्रकृति की सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वो टिकाऊ नहीं हो सकता। चलिए अब इस निराशा से निकलकर एक उम्मीद की कहानी की तरफ चलते हैं, सिक्किम की कहानी। हाँ, ये एक बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। सिक्किम में पेमा नाम की एक किसान थी। उनका परिवार भी बाकी किसानों की तरह रासायनिक खेती करता था। अच्छा। महंगे खाद और कीटनाशकों के चक्कर में वो कर्ज में डूबे थे और उनकी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो रही थी। फिर बदलाव कैसे आया? बदलाव तब आया जब सिक्किम की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, पूरे राज्य को जैविक यानी ऑर्गेनिक बनाने का। पूरे राज्य को? पूरे राज्य को। अच्छा। पेमा के परिवार ने भी इसे अपनाया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, पैदावार गिर गई क्योंकि जमीन को केमिकल्स के असर से बाहर आने में वक्त लगता है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी होगी। नहीं हारी। उन्होंने रासायनिक खाद की जगह गोबर और कंपोस्ट का इस्तेमाल शुरू किया, कीटनाशकों की जगह नीम और दूसरी कुदरती चीजों का इस्तेमाल किया, और कुछ सालों की मेहनत के बाद नतीजा हैरान करने वाला था। क्या हुआ? जमीन की सेहत लौट आई, केचुए और मिट्टी के लिए फायदेमंद कीड़े वापस आ गए, और सबसे बड़ी बात, उनके ऑर्गेनिक मसालों और सब्जियों के दाम बाजार में ज्यादा मिलने लगे। अरे वाह! आज सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। वहाँ किसानों की आमदनी बढ़ी है, पर्यावरण सुधरा है और ऑर्गेनिक खेती देखने के लिए टूरिज्म भी बढ़ा है। ये कहानी बताती है कि प्रकृति के साथ मिलकर काम करना न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो सकता है। और मजे की बात यह है कि जिस टिकाऊ खेती को हम आज एक नई सोच मान रहे हैं, उसका ज्ञान हमारे देश में हजारों साल पुराना है। सच में? हाँ, वृक्षायुर्वेद नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि किस मिट्टी में क्या उगाना चाहिए, बीजों को कैसे बचाकर रखना है और कीटों से फसलों को प्राकृतिक तरीकों से कैसे बचाना है। मतलब हम शायद अपना ही पुराना ज्ञान भूल गए थे। शायद। खेती से आगे बढ़कर अगर ऊर्जा की बात करें तो कोयले पर हमारी निर्भरता एक बड़ी चुनौती है। इसका क्या हल है? इस दिशा में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाँ, ये उन देशों का समूह है जहां धूप भरपूर मिलती है, और राजस्थान का भदला सोलर पार्क, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से है, इसी इरादे का प्रतीक है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो क्या कहा जा सकता है? भगवद गीता में लोक संग्रह नाम का एक बहुत सुंदर विचार है। इसका मोटा मोटा मतलब है कि अपने निजी फायदे से ऊपर उठकर पूरी दुनिया, पूरे समाज के भले के लिए काम करना। मुझे लगता है प्राकृतिक संसाधनों के मामले में आज हमें इसी सोच की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है कि हमारे आज के फैसलों का असर आने वाली पीढ़ियों और इस धरती पर रहने वाले बाकी जीवों पर क्या पड़ेगा। तो आज हमने समझा कि प्राकृतिक संसाधन सिर्फ चीजें नहीं है, ये प्रकृति का वो तोहफा है जिस पर हमारा भविष्य टिका है। सही कहा। हमें सिर्फ एक उपभोक्ता बनने से आगे बढ़कर एक प्रबंधक, एक रखवाली की तरह सोचना होगा, जो विकास और प्रकृति के बीच एक संतुलन बना सके। और ज्ञान ही बदलाव का पहला कदम है। उम्मीद है कि ये जानकारी बेहतर फैसले लेने में मददगार होगी। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अब हमारे सुनने वालों के लिए कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। पहला,
कोई नवीकरणीय संसाधन भविष्य में अनवीकरणीय कैसे बन सकता है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? दूसरा, इकोसिस्टम फंक्शन और इकोसिस्टम सर्विस में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तीसरा, पंजाब का भूजल संकट हमें विकास के बारे में क्या सिखाता है? चौथा, प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का क्या मतलब है? पांचवां, सिक्किम की जैविक खेती की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? और एक और, अपनी रोज की जिंदगी में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है? और आखिरी सवाल, आपके इलाके में कौन सा प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसका क्या उपयोग होता है? तो आज हमने समझा कि प्राकृतिक संसाधन सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति का वो उपहार है जिन पर हमारा भविष्य टिका है। हमें एक उपभोक्ता से ज्यादा एक प्रबंधक बनने की जरूरत है, जो विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बना सके। ज्ञान ही पहला कदम है और उम्मीद है कि इस जानकारी का इस्तेमाल आप बेहतर निर्णय लेने में करेंगे। आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए। हम आपके साथ हैं। हम ड्रोना चैनल पर ऐसे ही जरूरी विषयों पर गहरी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हम इस पॉडकास्ट में मध्यकालीन भारत के बदलते राजनीतिक नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कभी सोचा है कि सदियों पहले ये जो बाहरी हमले हुए, जो अंदरूनी लड़ाइयां हुई, उन्होंने भारत की तकदीर और तस्वीर कैसे बदल कर रख दी? एक ऐसा दौर था जब सल्तनतें बनी और देखते ही देखते मिट गईं। बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ और पतन भी। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दौर सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों का नहीं है। सही बात है। ये समझने का दौर है कि कैसे नए विचार, नई शासन प्रणालियां और नई संस्कृतियां भारत में आईं। हम आज यही देखेंगे कि उस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भी भारतीय समाज ने कैसे खुद को संभाला और अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कहानी कहाँ से उठाएं? मेरे ख्याल से दिल्ली सल्तनत से, है ना? हाँ, सबसे सही शुरुआत वहीं से होगी। 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और ये कोई एक साम्राज्य नहीं था। नहीं, 5 अलग अलग वंश थे। 5 वंश आए और गए, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी। और इन करीब 320 सालों में एक चीज जो कॉमन रही वो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। किस हद तक? आप अंदाजा लगाइए, इस दौर में लगभग हर 3 में से 2 सुल्तान अपने से पहले वाले शासक को या तो मारकर या गद्दी से हटाकर ही सिंहासन पर बैठे थे। क्या बात कर रही हैं? साजिशें और बगावत का माहौल था हर तरफ। बिल्कुल। एक सुल्तान का औसत शासनकाल मुश्किल से 9-10 साल का होता था। हाँ, जाहिर है ऐसे माहौल में अगर कोई सुल्तान लंबे समय तक टिक गया तो वो जरूर बहुत महत्वाकांक्षी और शायद क्रूर भी रहा होगा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी। मैंने सुना है वो खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। हाँ, सिकंदर-ए-सानी। और ये सिर्फ दावा नहीं था, उसने अपने सिक्कों पर यह खुदवाया था। उसकी महत्वाकांक्षाएं दिल्ली तक सीमित नहीं थीं। अच्छा। उसका एक सेनापति था, मलिक काफूर। वो पहले गुलाम था, पर अपनी काबिलियत के दम पर खिलजी का सबसे भरोसेमंद कमांडर बना। काफूर ने दक्षिण भारत तक चढ़ाई की, देवगिरी से लेकर मदुरई तक। ओहो। और वहां के मंदिरों और राज्यों से बेहिसाब सोना चांदी लूटकर दिल्ली लाया। इसी दौलत के दम पर खिलजी एक विशाल स्थायी सेना रख पाया। तो सल्तनत की पूरी इकोनॉमिक बैकबोन ही लूट और सैन्य अभियानों पर टिकी थी। काफी हद तक। लेकिन खिलजी के बाद तुगलक वंश आया और उसमें एक सुल्तान हुए, मोहम्मद बिन तुगलक। उनका नाम तो आज भी नाकाम प्रयोगों के लिए लिया जाता है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा और विजनरी सुल्तान था, लेकिन उसके फैसले अक्सर जमीनी हकीकत से बहुत दूर होते थे। जैसे वो राजधानी बदलने वाला किस्सा। बिल्कुल, दिल्ली से दौलताबाद। कागज पर तो ये योजना बहुत अच्छी लगती थी। दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था, दक्कन पर नियंत्रण आसान होता। लेकिन असल में ये एक आपदा बन गया। एक भयानक आपदा। उसने दिल्ली की पूरी आबादी को लगभग 1000 किलोमीटर पैदल चलने का आदेश दिया। रास्ते में हजारों लोग मारे गए और फिर कुछ ही सालों में गलती का एहसास हुआ और राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। और वो टोकन करेंसी वाला प्रयोग? हाँ, सांकेतिक मुद्रा।
ये अपने समय से बहुत आगे का विचार था। उसने तांबे और पीतल के सिक्कों को सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य का घोषित कर दिया। ये तो आज के फिएट करेंसी जैसा कॉन्सेप्ट है। तो ये फेल क्यों हुआ? भरोसा। किसी भी करेंसी की कीमत सरकार के वादे और लोगों के भरोसे पर टिकी होती है। वो ये भरोसा नहीं बना पाया, और उस समय सिक्कों पर कोई ऐसी जटिल डिजाइन तो थी नहीं जिसे कॉपी न किया जा सके। अच्छा, तो लोगों ने घर में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए? बिल्कुल। हर घर में टकसालें खुल गईं, धड़ल्ले से नकली सिक्के बनने लगे और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यहीं पर हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहेंगे। कमेंट्स में बताइए, आपके हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक की ये टोकन करेंसी वाली योजना अगर आज लागू की जाती तो क्या वो सफल होती और क्यों? तो सल्तनत की दौलत लूट और टैक्स से आ रही थी, जिसमें जिया जैसा धार्मिक कर भी था। लेकिन इस दौर में सिर्फ निर्माण ही नहीं, विनाश भी बहुत हुआ। हाँ, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। कई मंदिर और नालंदा जैसे प्राचीन शिक्षा के केंद्र नष्ट किए गए। और फिर 4वीं सदी के अंत में तैमूर का हमला हुआ। तैमूर लंग। हाँ, उसने दिल्ली को इस कदर लूटा और बर्बाद किया कि सल्तनत फिर कभी अपनी पुरानी ताकत हासिल ही नहीं कर सकी। उस हमले ने सल्तनत की कमर तोड़ दी। एक मिनट, तो जब दिल्ली में ये सब चल रहा था तो क्या बाकी भारत मतलब चुपचाप बैठा था? कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। कहानी कभी एक तरफा नहीं होती। भारत के कई राज्य सल्तनत का डटकर मुकाबला कर रहे थे। मिसाल के तौर पर पूर्व में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ बंगाल पर सल्तनत के हमलों को नाकाम किया, बल्कि जवाबी हमला करके सल्तनत की सेना को हराया भी। और शायद अपनी इसी जीत की याद में उन्होंने कुछ बहुत भव्य बनवाया था। बिल्कुल, उसी जीत की याद में उन्होंने कोणार्क का वो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया। वो सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक विजय का प्रतीक था। और दक्षिण में तो एक पूरा का पूरा साम्राज्य ही खड़ा हो गया था, जो सल्तनत के लिए एक बड़ी चुनौती बना, विजयनगर साम्राज्य। हाँ, विजयनगर। इसकी स्थापना 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। एक कहानी है कि उन्होंने जंगल में खरगोश को शिकारी कुत्तों पर हमला करते देखा। खरगोश को कुत्तों पर? हाँ, इस असाधारण दृश्य को उन्होंने शौर्य का संकेत माना और वहीं अपनी राजधानी की नींव रखी। बहुत लिखा है। डोमिंगो पेज नाम के एक पुर्तगाली यात्री ने लिखा था कि विजयनगर शहर रोम जितना बड़ा है और दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। उसके बाजारों में हीरे मोती ऐसे बिकते थे जैसे हमारे यहाँ अनाज बिकता है। इतना महान साम्राज्य, फिर इसका अंत इतना दुखद कैसे हुआ? 1565 तालीकोटा की लड़ाई। दक्कन की सल्तनतों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और विजयनगर को हरा दिया। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी। नहीं, विजेता सेनाओं ने कई महीनों तक विजयनगर शहर को लूटा। उसके मंदिरों, महलों, पुस्तकालयों सबको आग लगा दी और उसे पूरी तरह से खंडहर बना दिया। इस एक घटना ने दक्षिण भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो उत्तर में दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी और दक्षिण में विजयनगर का पतन हो गया था। ऐसा लगता है जैसे मंच एक नई शक्ति के लिए तैयार हो रहा था। और वो नई शक्ति मध्य एशिया से आई। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। और इस लड़ाई की खास बात थी तोपें। बिल्कुल, बाबर की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पास 2 ऐसी चीजें थी जो लोधी के पास नहीं थी, तोपें और बारूद। इसने युद्ध का तरीका ही बदल दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा मैंने पढ़ी है। वो भारत आकर कुछ खास खुश नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मध्य एशिया के ठंडे मौसम को, वहां के तरबूज और खरबूजों को बहुत याद करता था। उसने लिखा है कि हिंदुस्तान में आकर्षण बहुत कम है। अच्छा। हाँ, उसने लिखा यहाँ के लोग सुंदर नहीं हैं और न ही यहाँ अच्छे बाग या घर हैं। लेकिन एक चीज थी यहाँ जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। दौलत? बेहिसाब। बाबर ने तो नींव रखी, लेकिन असल में मुगल साम्राज्य को एक विशाल आकार अकबर ने दिया। पर अकबर की कहानी में मुझे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। शुरू में वो बहुत क्रूर था। आप चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं? हाँ। जब उसने चित्तौड़ का किला जीता तो राजपूतों के कड़े प्रतिरोध से वो इतना नाराज हुआ कि उसने किले के अंदर मौजूद लगभग 30,000 आम नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दे दिया। 30,000? ये उसके शासनकाल का एक काला अध्याय है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही अकबर इतना बदल कैसे गया?
उसने जिजिया कर खत्म किया, राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए और सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाई। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, शायद शुरुआत में ये एक राजनीतिक मजबूरी रही हो। अकबर समझ गया था कि भारत जैसे विशाल देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे ये उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। सुलह कुल सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये एक दर्शन था। वो इबादत खाना में सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करता था। उसने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। तो वो एक साझा संस्कृति की नींव रख रहा था। बिल्कुल, एक ऐसी नींव जो सिर्फ सैन्य विजय पर नहीं, आपसी सम्मान पर टिकी हो। चलिए श्रोताओं से भी पूछते हैं, आपको क्या लगता है, अकबर की नीतियों में ये बदलाव एक शासक की मजबूरी थी या उसके विचारों में आया एक वास्तविक परिवर्तन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां का दौर वास्तुकला का सुनहरा दौर था। ताजमहल। हाँ, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे सत्ता का एक खूनी खेल भी चल रहा था। हमेशा से शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब जीता। उसने अपने भाइयों को मरवा दिया और अपने बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से वो सिर्फ दूर से ताजमहल को देख सकते थे। जी। औरंगजेब ने साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया, लेकिन कहते हैं कि उसी ने साम्राज्य के पतन के बीज भी बो दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर शासक था। उसने अकबर की कई नीतियों को पलट दिया, जिया कर फिर से लगा दिया, कई मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, संगीत पर पाबंदी लगा दी। तो इन नीतियों से बहुत लोग नाराज हुए होंगे। बहुत लोग, राजपूत, सिख, जाट, मराठे, सब मुगल सत्ता के दुश्मन बन गए। ऊपर से उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत में मराठों से लड़ते हुए बिता दिए। इन लड़ाइयों ने शाही खजाना खाली कर दिया और साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। बिल्कुल। आपने प्रतिरोध की बात की। औरंगजेब के समय ये बहुत बढ़ गया था। राजपूतों में महाराणा प्रताप का संघर्ष तो अकबर के समय से ही चल रहा था। हाँ, महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी की लड़ाई हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अरावली की पहाड़ियों से भीलों की मदद से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। और सिर्फ पश्चिम में ही नहीं, उत्तर पूर्व में भी मुगलों को कड़ी टक्कर मिल रही थी। अहोम साम्राज्य। बिल्कुल, असम के अहोम साम्राज्य ने मुगलों को बार बार हराया। 1671 की सरायघाट की लड़ाई तो कैसे? अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने अपनी बहुत छोटी सी सेना के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के भूगोल का इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया कि एक बहुत बड़ी मुगल सेना को करारी शिकस्त दे दी। इसी दौर में एक और शक्ति का उदय हो रहा था, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक के शांति और समानता के संदेश से हुई थी, लेकिन मुगल शासकों के बढ़ते अत्याचारों ने सिखों को आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। और ये तब और तेज हुआ जब 9वें गुरु तेग बहादुर ने, हाँ, जब उन्होंने कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में शहादत दी। और इसी बलिदान के बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। जी, गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एक योद्धा समुदाय खालसा के रूप में संगठित किया। उन्होंने संत सिपाही का आदर्श दिया। ये मुगल अत्याचार के खिलाफ एक सीधा और संगठित जवाब था। हमने लड़ाइयों और राजाओं की बात की, लेकिन इतने बड़े साम्राज्यों को चलाने का सिस्टम क्या था? प्रशासन कैसे चलता था? सल्तनत के दौर में इक्ता प्रणाली थी। इसमें अधिकारियों को वेतन की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया जाता था। अच्छा। जहां से वो टैक्स वसूलते थे और सेना रखते थे। लेकिन ये जमीन उनकी निजी संपत्ति नहीं होती थी। और अकबर ने इसे और बेहतर बनाया मनसबदारी प्रणाली से। ये क्या थी? मनसबदारी एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यवस्था थी। इसमें हर अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। एक रैंक? हाँ, एक संख्या, जैसे 5000 का मनसब। इसी रैंक से उसका वेतन, उसका पद और उसे कितने सैनिक और घुड़सवार रखने हैं ये सब तय होता था। एक ही सिस्टम जो नागरिक और सैन्य प्रशासन दोनों को नियंत्रित करता था। और इन सब के बीच आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? क्या भारत वाकई सोने की चिड़िया था? एक तरह से हाँ। भारत उस समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। यहाँ का कपड़ा, मसाले, हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन ये दौलत क्या आम आदमी तक पहुँचती थी? यही तो बात है। ये दौलत ज्यादातर शासकों, अमीरों और व्यापारियों तक ही सीमित थी। आम किसान पर टैक्स का भारी बोझ था और लगातार चलने वाले युद्धों से उसका जीवन हमेशा अनिश्चितता से भरा रहता था। तो
इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये 500 साल का दौर सिर्फ मार-काट और सत्ता के खेल का नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये लचीलेपन, प्रतिरोध और एक मिलीजुली संस्कृति के विकास का भी दौर था। ये कहानी है कि कैसे भारत ने चुनौतियों का सामना किया, नई चीजों को अपनाया और एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। ये इतिहास वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और हम श्रोताओं के लिए भी कुछ सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर। पहला, अगर विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा की लड़ाई जीत जाता तो दक्षिण भारत का इतिहास कैसे अलग हो सकता था? दूसरा, अकबर की सुलह ए कुल की नीति आज के समय में कितनी प्रासंगिक है? बहुत अहम सवाल है। तीसरा, अहोम योद्धाओं ने मुगलों की विशाल सेना को हराने के लिए भूगोल का इस्तेमाल कैसे किया? चौथा, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक तरीकों में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या लगता है? और पांचवा, गुरु तेग बहादुर के बलिदान को आप आस्था और मानवाधिकारों की रक्षा के संदर्भ में कैसे देखते हैं? और एक और सवाल, बाबर ने भारत को बहुत कम आकर्षण वाला देश कहने के बावजूद यहीं रहने का फैसला क्यों किया? हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको मध्यकालीन भारत को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, सिर्फ ड्रोना पर। तो आज हम मराठों के उदय की कहानी पर जरा गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे दक्कन के पठार से उठा एक समूह वो मुगलों को चुनौती देकर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया और फिर आखिर में अंग्रेजों से भी टकराया। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि ये सब उन्होंने किया कैसे। मतलब क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक 16 साल का लड़का वो किलों पर कब्जा करके एक ऐसे साम्राज्य की नींव कैसे रख सकता है जो दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया? हाँ, और ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, ये उस सांस्कृतिक चेतना की है जो भक्ति आंदोलन से जन्मी। शिवाजी महाराज की उस दूरदर्शी सोच की भी है। सही कहा, वो सोच जिसने जमीन के साथ साथ समंदर पर भी राज करने का सपना देखा, और वो स्वराज की भावना जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है भाषा और भूगोल से, मराठी भाषा और दक्कन का पठार। लेकिन मराठा शक्ति की जो असली नींव है वो पत्थरों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में रखी गई थी, है ना? बिल्कुल। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन को। अच्छा। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, इन जैसे संतों ने जब भगवत गीता और उपनिषदों जैसे ग्रंथों का अनुवाद आम लोगों की भाषा मराठी में किया, हाँ, तो उन्होंने सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने एक साझा पहचान और आत्मसम्मान की भावना पैदा की। और ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। जी, क्योंकि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक जागरण नहीं था, ये एक सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी निर्माण कर रहा था। उस समय के हालात को भी समझना जरूरी होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, दक्कन की सल्तनतें और उत्तर के मुगल दोनों के बीच लगातार लड़ाइयां चल रही थीं। और इसका खामियाजा हमेशा की तरह आम जनता भुगत रही थी। एक अराजकता का माहौल था और इसी उथल-पुथल के बीच स्वराज का विचार पनपा। और ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था। नहीं, ये उस दौर की सबसे बड़ी जरूरत थी। एक ऐसा राज्य जो बाहरी ताकतों से आजाद हो और जहां मतलब लोगों का अपना राज हो। और इसी माहौल में 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ। अपनी माँ जीजाबाई से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत ही कम उम्र में स्वराज का सपना देखा। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है जो पहली नजर में शायद उतनी बड़ी ना लगे। और वो क्या है? वो है नौसेना का निर्माण। अच्छा, नेवी। हाँ, जब हम मराठों के बारे में सोचते हैं तो हम पहाड़, घाटियां, किले, इन सब के बारे में सोचते हैं, समुद्र के बारे में नहीं। सही बात है। तो ये कदम इतना अलग और क्रांतिकारी क्यों था? ये शिवाजी की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, उन्होंने ये समझ लिया था कि भारत की असली ताकत और कमजोरी तो उसकी समुद्री सीमाएं हैं। उस वक्त पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, ये सारी यूरोपीय ताकतें समुद्र के रास्ते ही तो भारत में अपनी पकड़ बना रही थीं। अच्छा,
तो ये सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शक्तिशाली नौसेना बनाकर शिवाजी ने सिर्फ इन ताकतों को चुनौती नहीं दी, बल्कि भारत के भविष्य की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा की नींव रखी। ये तो एक ऐसा विचार था जो उस समय के किसी भी जमीनी शासक के लिए मतलब अभूतपूर्व था। हाँ, उन्होंने ये पहचान लिया था कि भविष्य उसी का होगा जिसका समुद्र पर नियंत्रण होगा। और जमीन पर उनकी रणनीति वो भी कुछ कम अनोखी नहीं थी। हाँ, गनीमी कावा। हाँ, उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं से सीधी टक्कर लेने के बजाय गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? गुरिल्ला युद्ध नीति को अक्सर कमजोरों का हथियार माना जाता है ना, जो बड़ी सेनाओं से सीधे नहीं लड़ सकते। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ये कहना सही होगा कि शिवाजी ने एक मजबूरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, या ये शुरू से ही उनकी एक सोची समझी रणनीति थी जो दक्कन के भूगोल के लिए सबसे सही थी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि दोनों का मिश्रण था। उन्होंने अपनी भौगोलिक स्थिति की सीमाओं को अपनी सबसे बड़ी सामरिक ताकत में बदल दिया। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद प्रतापगढ़ में अफजल खान के साथ हुई वो मुलाकात है। हाँ, वो घटना तो कमाल की है। अफजल खान एक विशाल सेना लेकर उन्हें पकड़ने आया था और उसने मुलाकात की पेशकश की। शिवाजी को अंदेशा था कि एक धोखा है। हाँ, वो अपने कपड़ों के नीचे कवच और हाथ में वाघनख पहन कर गए थे। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने उन पर हमला किया, शिवाजी ने वाघनख से उसका पेट चीर दिया। ये एक इशारा था, और घाटियों में छिपी उनकी छोटी सी सेना ने अफजल खान की उस विशाल सेना को हरा दिया। और मुगलों से उनकी टक्कर वो भी कुछ कम नहीं थी। शाइस्ता खां पर रात में किया गया वो हमला, जिसे आज की भाषा में हम सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। हाँ, उसने तो मुगल दरबार को हिलाकर रख दिया था। और उसके बाद सूरत की लूट, मुगलों का सबसे अमीर बंदरगाह। इस घटना ने तो शिवाजी की प्रसिद्धि को पूरे यूरोप तक फैला दिया। हमें लंदन गजेट में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन इससे औरंगजेब सीधे तौर पे नाराज हो गया। होना ही था। जिसके बाद औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापति जय सिंह को भेजा। जी, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी को आगरा दरबार में आने के लिए मजबूर किया गया, जहां उनका अपमान हुआ और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। और यहीं से उनकी कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होता है, आगरा से उनका पलायन। ये तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। महीनों तक नजरबंद रहने के बाद उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने वाले साधुओं और फकीरों को फलों और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। बस एक दिन शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ इन्हीं टोकरियों में बैठकर किले से बाहर निकल गए। और फिर कभी औरंगजेब के हाथ नहीं आए। अविश्वसनीय। तो ये तो हुई लड़ाइयों और कूटनीति की बात, लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर तो नहीं टिकता। सही बात है। और शिवाजी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे, और यहीं पर उनका जो प्रशासनिक कौशल है वो सामने आता है, जो शायद उनकी सैन्य जीतों से भी ज्यादा प्रभावशाली था। बिल्कुल। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। इसे आप उस समय की कैबिनेट समझ सकती हैं। अच्छा। जहां हर मंत्री का एक खास विभाग था। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सेनापति। ठीक आज की सरकारों की तरह। हाँ, ये दिखाता है कि उनका प्रशासन कितना व्यवस्थित था। और उन्होंने दो बहुत ही क्रांतिकारी काम किए। वो क्या थे? पहला, उन्होंने वंशानुगत पदों को खत्म कर दिया। मतलब किसी अधिकारी का बेटा सिर्फ इसलिए अधिकारी नहीं बन सकता था क्योंकि उसका बाप उस पद पर था। तो मतलब योग्यता ही एकमात्र पैमाना थी। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कदम वो था अधिकारियों को जागीर देने की बजाय सरकारी खजाने से नकद वेतन देना। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे उनकी वफादारी किसी जमीन के टुकड़े से नहीं बल्कि सीधे राज्य और छत्रपति के प्रति होती थी। इसने भ्रष्टाचार और सामंतवाद की जड़ों पर हमला किया। और उनकी कर प्रणाली, चौथ और सरदेशमुखी, वो भी बहुत प्रभावी थी, जो राज्य के लिए आय का एक स्थिर स्रोत बनी। उनकी सोच में एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी झलकता है। कैसे? उन्होंने अपनी राजकीय मोहर फारसी की जगह संस्कृत में बनवाई। अच्छा। और उन्होंने राज्य व्यवहार कोश नाम का एक शब्दकोश भी तैयार करवाया, ताकि प्रशासन में इस्तेमाल होने वाले फारसी शब्दों की जगह संस्कृत और मराठी शब्दों को बढ़ावा दिया जा सके। ये अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने का एक प्रतीक था। और उनका ये सम्मान सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था। मतलब? उनका एक पत्र मिलता है जिसमें वो अपने सैनिकों को निर्देश देते हैं कि किसानों के खेतों को नुकसान न पहुंचाएं और आम या कटहल जैसे फलदार पेड़ कभी न काटें, क्योंकि लोगों ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। एक शासक की यह संवेदनशीलता सच में दुर्लभ है। जी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आया। औरंगजेब खुद एक विशाल सेना लेकर दक्कन आया था। उसने शिवाजी के बेटे संभाजी को पकड़कर बड़ी बेरहमी से मार डाला
और राजधानी रायगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद मराठा शक्ति का अंत हो जाएगा। लेकिन यही मराठों के लचीलेपन की, उनके जुझारूपन की परीक्षा हुई। हाँ, संभाजी के भाई राजाराम और फिर उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने बागडोर संभाली। ताराबाई के बारे में बताइए। वो एक असाधारण रणनीतिकार थीं। बिल्कुल थी। उन्होंने ये समझा कि औरंगजेब की पूरी ताकत दक्कन में फंसी हुई है, जिसका मतलब है कि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर है। हाँ, तो उन्होंने मराठा सेनाओं को उत्तर में मुगल क्षेत्रों पर हमले करने के लिए भेजा। उन्होंने रक्षात्मक युद्ध को आक्रामक युद्ध में बदल दिया। तो एक तरह से मराठा साम्राज्य के अखिल भारतीय विस्तार की असली वास्तुकार वही थी। ये कहना गलत नहीं होगा। और इसी दौर में मराठा राज्य की संरचना में भी एक बदलाव आया। हाँ, शिवाजी का जो केंद्रीकृत राज्य था वो अब एक विकेंद्रीकृत संघ जैसा बन गया, जहां असली शक्ति पुणे में बैठे पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में आ गई। और पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में तो मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। उनकी घुड़सवार सेना के बारे में कहा जाता था कि वो दिल्ली से लेकर बंगाल तक बिजली की तेजी से पहुंचती थी। जी है, एक समय ऐसा था जब मराठों का भगवा झंडा अटक यानी आज के पाकिस्तान में लहरा रहा था। लेकिन फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। अहमद शाह अब्दाली के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा उन्हें। ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जिस तेजी से उन्होंने इस हार से खुद को उबारा, वो उनकी ताकत को दिखाता है। 10 साल के अंदर ही महाजितजी शिंदे जैसे काबिल सरदार ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बना लिया। और अब कहानी में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। ये एक बहुत जरूरी बात है कि 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंद्वी वो कमजोर हो चुके मुगल नहीं बल्कि मराठा थे। सही कहा। स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों या किसी अन्य शक्ति से नहीं बल्कि मराठों से छीना। 3 बड़े आंग्ल मराठा युद्ध हुए। और ये कोई एक तरफा मुकाबला नहीं था। पेशवाओं के एक मंत्री थे नाना फडणवीस, जिन्हें मराठा मैकियावरी भी कहा जाता था। जी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक अखिल भारतीय गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने अपने पुराने दुश्मन मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निजाम को भी शामिल किया था। ये उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी। लेकिन अंत में मराठा सरदारों की आपसी फूट और अंग्रेजों की बेहतर संगठनात्मक शक्ति, हाँ, इन्हीं कारणों से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन मराठों की विरासत सिर्फ लड़ाइयों और संधियों तक ही सीमित नहीं है। उनकी सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही महान है। और यहाँ महिलाओं की भूमिका अद्भुत रही है। इंदौर की शासक अहिल्याबाई होलकर का नाम कौन नहीं जानता। पति, ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद भी उन्होंने लगभग 30 साल तक शासन किया। और उनका शासनकाल सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मंदिरों का पुनर्निर्माण नहीं था। ये एक तरह से औरंगजेब के समय में टूटे हुए सांस्कृतिक धागों को फिर से जोड़ना था। उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक तंजावुर के मराठा राज्य का है, जिसकी स्थापना शिवाजी के सौतेले भाई ने की थी। हाँ, वहां के शासकों ने कला और संस्कृति को इतना संरक्षण दिया कि वो दक्षिण की सांस्कृतिक राजधानी बन गया। खासकर शासक सरफोजी द्वितीय का योगदान तो अविश्वसनीय है। अच्छा। वो कई भारतीय और यूरोपीय भाषाएं जानते थे। उन्होंने सरस्वती महल पुस्तकालय का विस्तार किया, जो आज भी एक खजाना है। और उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी, जो किसी भारतीय शासक द्वारा किया गया शायद पहला प्रयास था। और इतना ही नहीं, उन्होंने धन्वंतरी महल नाम का एक रिसर्च सेंटर बनवाया, जहां भारतीय और पश्चिमी दोनों चिकित्सा पद्धतियों पर शोध होता था। वो एक सच्चे अर्थ में राजा ऋषि थे। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे भक्ति आंदोलन की सांस्कृतिक जमीन पर शिवाजी महाराज ने स्वराज के एक शक्तिशाली विचार को रोपा। उनकी सैन्य रणनीति, उनकी दूरदर्शी नौसेना और उनका कुशल प्रशासन उस साम्राज्य के स्तंभ बने। और ये विरासत उनके बाद भी जीवित रही। जी, ताराबाई जैसी वीरांगना ने साम्राज्य को बचाया तो पेशवाओं ने उसका विस्तार किया। और अहिल्याबाई होलकर ने भारत की सांस्कृतिक आत्मा को सींचा। और सरफोजी द्वितीय जैसे शासकों ने ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दिया। स्वराज का उनका आदर्श आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना। आज हमने मराठा इतिहास के कई अहम पहलुओं पर बात की। ये कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है। ये कहानी है लचीलेपन की, दूरदर्शिता की और एक गहरी सांस्कृतिक चेतना की। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। क्या? स्रोत कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत मराठों से जीता। हाँ। तो ये सोचना दिलचस्प है कि अगर 18वीं सदी के अंत में नाना फडणवीस की कोशिश कामयाब हो जाती और मराठा सरदार अपनी आपसी लड़ाइयों को भूलकर
अंग्रेजों की संगठनात्मक और तकनीकी शक्ति के खिलाफ एकजुट हो पाते। तो क्या भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था? 1778 की एक पेंटिंग है, द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया, मतलब पूरब अपनी दौलत ब्रिटानिया को भेंट कर रहा है। इसमें ब्रिटानिया एक रानी की तरह बैठी है और भारत को एक झुके हुए व्यक्ति की तरह दिखाया गया है। जब मैंने ये पेंटिंग देखी तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आया, क्या ये सच में एक भेंट थी या ये इतिहास की सबसे बड़ी लूट को छिपाने के लिए बनाया गया एक खूबसूरत पर्दा था? और देखिए, स्रोतों में सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि ये शायद कोई ग्रैंड मास्टर प्लान था ही नहीं। ऐसा नहीं था कि लंदन में कुछ लोगों ने तय कर लिया कि हमें हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, जहां हर छोटी जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया। ये मौका परस्ती, लालच और धोखे का एक ऐसा सिलसिला था जिसने आखिरकार एक व्यापारिक कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना दिया। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। एक ऐसी कंपनी जो मसाले खरीदने आई थी, वो पूरे उपमहाद्वीप की मालिक कैसे बन बैठी। चलिए उस भारत से शुरू करते हैं जहां ये यूरोपीय व्यापारी पहली बार पहुंचे। जब हम इस दौर के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर एक गरीब पिछड़े भारत की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन हमारे स्रोत तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। यूरोपीय लोगों के आने से पहले भारत कैसा था? क्या ये सच है कि वो एक आर्थिक महाशक्ति था? बिल्कुल सच है, बल्कि महाशक्ति शब्द भी शायद पूरी तस्वीर न दिखा पाए। स्रोत बताते हैं कि 17वीं सदी में दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25%, मतलब 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आता था। भारत सोने की चिड़िया सिर्फ कहानियों में नहीं था। यहाँ का कपड़ा, मसाले, वुड स्टील, हाथी दांत का काम, ये सब दुनिया भर में मशहूर थे। यूरोप के शाही दरबारों से लेकर चीन के बाजारों तक हर जगह भारतीय सामान की जबरदस्त मांग थी। भारत एक ऐसा देश था जिसे किसी से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं थी। दुनिया उससे खरीदने आती थी और बदले में सोना चांदी देकर जाती थी। और ये सोना चांदी यूरोप के लिए एक चुंबक बन गया। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, वास्को डी गामा। लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये कोई दोस्ताना व्यापारिक मिशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। वास्को डी गामा का रवैया शुरू से ही बहुत आक्रामक था। पुर्तगालियों ने आते ही समुद्र पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। उन्होंने एक परमिट सिस्टम बनाया जिसे वो कहते थे कारताज। हाँ, इसका मतलब था कि अरब सागर में व्यापार करने वाले हर भारतीय या अरबी जहाज को पुर्तगालियों को टैक्स देना होगा। और अगर नहीं दिया तो वो जहाज को लूट लेते थे या डुबो देते थे। ये समुद्री गुंडागर्दी थी, व्यापार नहीं था। और गोवा में तो उन्होंने हद ही कर दी। 1560 में एक्विजिशन, मतलब एक धार्मिक अदालत बनाई। अच्छा। हाँ, जहां हजारों गैर ईसाइयों पर भयानक अत्याचार किए गए। पुर्तगालियों के बाद डच और फ्रांसीसी भी आए। डच तो मसालों के व्यापार पर ही टिके रहे, लेकिन त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में उन्हें ऐसी हार दी कि वो फिर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन फ्रांसीसी वो ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। उनके गवर्नर डुप्ले का जिक्र स्रोतों में बार बार आता है। हाँ, क्योंकि डुप्ले ने वो तरीका इजाद किया जिसे बाद में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उसने देखा कि भारत के राजा नवाब आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उसने एक पक्ष का साथ देना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी सेना, जिसमें यूरोपीय तरीके से ट्रेंड किए गए भारतीय सैनिक यानी सिपाही होते थे, उन्हें किराए पर दी और बदले में उनसे व्यापारिक रियायतें और जमीनें ले लीं। ये अप्रत्यक्ष शासन का एक शुरुआती मॉडल था। मतलब सामने गद्दी पर नवाब बैठा है, लेकिन असली ताकत कंपनी के हाथ में है। बिल्कुल। तो पुर्तगालियों ने बल का इस्तेमाल किया, डच ने सिर्फ व्यापार पर ध्यान दिया और फ्रांसीसियों ने राजनीतिक साजिशें की। और फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने इन सब से कुछ कुछ सीखा और उसे एक अलग ही स्तर पर ले गए। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी, उसने ये सब किया कैसे? उन्होंने सबसे पहले सिर्फ व्यापारी होने का एक बहुत कामयाब ढोंग रचा। सूरत, मद्रास, कलकत्ता में उन्होंने अपनी कोठियां या फैक्ट्रीज बनाई। मुगल बादशाहों और स्थानीय नवाबों ने उन्हें इजाजत दे दी, क्योंकि भारत में विदेशी व्यापारियों का आना जाना सदियों से लगा हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये व्यापारी एक दिन शासक बन जाएंगे। और यहीं से उनकी असल रणनीति शुरू हुई, फूट डालो और राज करो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1757 की प्लासी की लड़ाई। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। सही कहा।
ये एक खुली लड़ाई से ज्यादा एक सौदा था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से परेशान थे। रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि नवाब को सीधे हराना मुश्किल है, तो उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया। उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। हाँ, और जब लड़ाई शुरू हुई तो मीर जाफर अपनी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके चुपचाप खड़ा रहा। सिराजुद्दौला की हार तो तय थी। और इस एक धोखे ने भारत का इतिहास बदल दिया। आज भी भारत में मीर जाफर का नाम गद्दारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? खजाना लूटा। स्रोत बताते हैं कि प्लासी के तुरंत बाद बंगाल के शाही खजाने से सोने और चांदी से भरी 100 से ज्यादा नावें कलकत्ता भेजी गईं। रॉबर्ट क्लाइव खुद वो रातों रात ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी बन गया। यहीं से उस धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ की असली नंगी शुरुआत हुई। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये भारत की तिजोरी की चाबियां सीधे सीधे कंपनी को सौंपना था। तो एक तरीका था सीधी लड़ाई और साजिश, लेकिन पूरे भारत पर ऐसे कब्जा करना तो महंगा और मुश्किल होता। यहीं पर उनकी एक और जीनियस लेकिन उतनी ही कपटी नीति काम आई, सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। सुनने में तो एक सिक्योरिटी डील जैसा लगता है ना? हाँ, कागज पर तो यही था। कंपनी किसी भारतीय रियासत से कहती थी कि हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, बदले में आपको हमारी सेना की एक टुकड़ी अपनी राजधानी में रखनी होगी और उसका पूरा खर्च उठाना होगा। साथ ही आपके दरबार में हमारा एक अधिकारी, जिसे रेजिडेंट कहते थे, वो रहेगा। एक मिनट, इसमें जाल कहाँ था? जाल ये था कि उस रियासत की आज़ादी ही खत्म हो जाती थी। वो किसी दूसरे राज्य से सीधे बात नहीं कर सकते थे, कोई संधि नहीं कर सकते थे। सेना ब्रिटिश थी, जिसका खर्च वो रियासत उठा रही थी, और वो सेना उस रियासत को बचाने के लिए नहीं बल्कि उस पर नजर रखने के लिए थी। रेजिडेंट धीरे धीरे राज्य के हर मामले में दखल देने लगता था, तो नवाब या राजा अपनी ही जमीन पर अपनी ही खर्चे से अंग्रेजों के गुलाम बन जाते थे। और अगर कोई शासक इन सब चालों में नहीं फंसता था तो उसके लिए आखिरी हथियार था व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी और ये बहुत क्रूर थी। इसके तहत अगर किसी राजा की मौत बिना बेटे के हो जाती तो उसकी रियासत को गोद लिए हुए बेटे को नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि उसे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन भारत में तो गोद लेने की परंपरा सदियों पुरानी थी। क्या ये इतना आसान था? मतलब क्या किसी ने इसका विरोध नहीं किया? बिल्कुल नहीं। यही तो 1857 के विद्रोह की आग में घी डालने वाला एक बड़ा कारण बना। झांसी, सतारा, नागपुर, ये सब बड़ी बड़ी रियासतें इसी नीति के तहत छीनी गई थीं। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा संघर्ष इसी अन्याय के खिलाफ था। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक नियम नहीं था, ये लोगों के धर्म, सम्मान और परंपरा पर सीधा हमला था। तो उन्होंने धोखे और संधियों से जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ जमीन से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए पैसा लगता है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि कंपनी ने पैसा कमाने का जो तरीका निकाला वो उनकी सैन्य रणनीतियों से भी ज्यादा क्रूर था। खासकर बंगाल में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल कंपनी के हाथ में आ गया और उन्होंने वहां लगान वसूली के ऐसे तरीके अपनाए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसका नतीजा 1770-72 के भयानक अकाल के रूप में सामने आया। फसलें खराब हुईं, लेकिन कंपनी के अधिकारी जबरदस्ती टैक्स वसूलते रहे। अनुमान है कि इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। उस समय बंगाल की आबादी का 1/3 हिस्सा। स्रोतों में W.W. हंटर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी का जिक्र है जिसने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा था। उसने जो लिखा है वो दिल दहला देने वाला है। उसने लिखा, लोग अपने मवेशी बेच रहे थे, खेती के औजार बेच रहे थे, अपने बेटे बेटियों को बेच रहे थे। जब तक कि बच्चों का कोई खरीदार नहीं मिला, वे पेड़ों के पत्ते और मैदान की घास खा रहे थे। ये पढ़कर लगता है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसे कंपनी के लालच ने एक नरसंहार में बदल दिया था। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये धन की निकासी के उस बड़े खेल का हिस्सा था जिसे दादाभाई नौरोजी जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों ने दुनिया के सामने रखा। हाल के स्रोतों में एक अर्थशास्त्री ने इसका हिसाब लगाया है और आंकड़ा दिमाग चकरा देने वाला है। 1765 से 1938 के बीच भारत से लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। क्या? 45 ट्रिलियन आज के मूल्य में? हाँ, आज के मूल्य में।
इतनी संपत्ति ब्रिटेन गई। 45 ट्रिलियन डॉलर, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। स्रोत इस गिनती तक पहुंचे कैसे? क्या ये सिर्फ लूटे हुए सोने चांदी की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और चालाकी भरा तरीका था। ये गणना सिर्फ प्रत्यक्ष लूट पर नहीं, बल्कि भारत के निर्यात अधिशेष मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस पर आधारित है, जिसे ब्रिटेन ने कभी चुकाया ही नहीं। आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में समझिए, भारत दुनिया को सामान बेच रहा था, खूब कमा रहा था, लेकिन कानून ऐसे बना दिए गए थे कि ये सारी कमाई भारत वापस आ ही नहीं सकती थी। ये कमाई लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के खातों में जमा होती थी और ब्रिटेन उसी पैसे से अपने शाही खर्चे चलाता था, दूसरे देशों से सामान खरीदता था और अपनी औद्योगिक क्रांति को फंड कर रहा था। बिल्कुल, ये एक अदृश्य वित्तीय लूट थी जो कानून की शक्ल में की जा रही थी। मतलब भारत की पैसे से ब्रिटेन में फैक्ट्रियां लग रही थी और उसी समय भारत के अपने उद्योग धंधे तबाह किए जा रहे थे, खासकर हमारा कपड़ा उद्योग जो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था। हाँ, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगीकरण की एक सोची समझी नीति थी। उन्होंने 2 काम किए। ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़े पर 70-80% का भारी टैक्स लगा दिया। अच्छा। ताकि वो वहाँ महंगा हो जाए और बिकना बंद हो जाए। और दूसरी तरफ ब्रिटेन की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में बिना किसी टैक्स के उतार दिया। नतीजा, भारत के बुनकर और कारीगर भूखे मरने लगे। इसी सिलसिले में 1834 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने एक खत में लिखा था, व्यापार के इतिहास में ऐसी त्रासदी दुर्लभ है। कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये एक गवर्नर जनरल लिख रहा है, कोई क्रांतिकारी नहीं। हालात कितने बुरे रहे होंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं था, वे भारतीय समाज की आत्मा को भी अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल रहे थे। भारत में सदियों से गांव आत्मनिर्भर थे। चार्ल्स मेटकाफ जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने खुद लिखा है कि भारत के गांव छोटे गणराज्य की तरह थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया और एक ऐसी नौकरशाही बनाई जिसका एक ही काम था, ऊपर से नीचे तक सिर्फ टैक्स वसूलना। और फिर उन्होंने शिक्षा पर हमला किया। 1835 में थॉमस मैकॉले का वो कुख्यात मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन आया। उसमें उसने जो लिखा वो आज भी पढ़कर अपमानजनक लगता है। उसने कहा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर है। उसका मकसद साफ था, वो एक ऐसा भारतीय वर्ग बनाना चाहता था जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन पसंद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। एक बाबू क्लास जो औपनिवेशिक मशीनरी को चलाने में मदद करे। हाँ, लेकिन इस नीति का एक अनपेक्षित परिणाम भी हुआ। वो क्या? इसी अंग्रेजी शिक्षा ने भारत के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए कॉमन भाषा दी, और इसी शिक्षा के जरिए उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के पश्चिमी विचारों को पढ़ा और फिर उन्हीं विचारों को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो मैकाले जो बनाना चाहता था उससे कुछ बिल्कुल उल्टा भी बन गया। हाँ, लेकिन इन सब बदलावों को भारतीय समाज चुपचाप सह तो नहीं रहा था। हाँ, प्रतिरोध की कहानियां भी स्रोतों में भरी पड़ी हैं। हाँ, प्रतिरोध शुरू से ही था। 1770 के अकाल के फौरन बाद बंगाल में सन्यासी फकीर विद्रोह हुआ। मध्य भारत में कोल और संथाल आदिवासियों ने अपनी जमीन और जंगलों को बचाने के लिए विद्रोह किए। अंग्रेजों की भूमि नीतियां उनके जीवन के तरीके पर सीधा हमला थीं और उन्होंने हथियार उठाने में देर नहीं की। ये विद्रोह स्थानीय थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि लोगों में गुस्सा उबल रहा है। और इन सभी चिंगारियों ने मिलकर 1857 में एक आग लगा दी, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसकी जमीन तो कई दशकों से तैयार हो रही थी। राजा नवाब अपनी रियासतें खो चुके थे, किसान भारी लगान से दबे थे, कारीगर बेरोजगार थे, और सिपाही, जो ज्यादातर इन्हीं किसान परिवारों से आते थे, वो ये सब देख रहे थे। बिल्कुल। सिपाहियों में भी कई वजहों से गुस्सा था। कम वेतन, नस्लीय भेदभाव और ये डर कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और इसी माहौल में चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने आग में घी का काम किया। हाँ, ये अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर सीधा हमला था। और फिर मंगल पांडे के विद्रोह के बाद मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी और दिल्ली की ओर चल पड़े। देखते ही देखते ये विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध, पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया।
रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे नेताओं ने इस लड़ाई की कमान संभाली। हालांकि ये विद्रोह कई कारणों से सफल नहीं हो पाया। इसके पास एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी और ये पूरे भारत में नहीं फैल सका। अंग्रेजों ने इसे बड़ी क्रूरता से कुचल दिया, लेकिन ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1858 में भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। कंपनी राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज शुरू हुआ। हाँ, इस विद्रोह ने भले ही आजादी न दिलाई हो, पर इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। तो इन सब का क्या मतलब है? इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो साफ है। ये कोई सभ्य बनाने का मिशन नहीं था। यह आर्थिक शोषण और सामाजिक पुनर्रचना की एक सोची समझी, व्यवस्थित और अक्सर बेहद क्रूर प्रक्रिया थी, जिसने दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक को सबसे गरीब इलाकों में से एक बना दिया। सही बात है, लेकिन स्रोत एक और बहुत सूक्ष्म बात की तरफ इशारा करते हैं। इस क्रूर शासन के कुछ ऐसे नतीजे भी निकले जिनकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। इसने भारत को एक तरह से फिर से दुनिया से जोड़ा। और एक दिलचस्प बात और हुई, ब्रिटिश विद्वानों ने, चाहे उनके इरादे कुछ भी रहे हों, संस्कृत के महान ग्रंथों उपनिषद, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। जब ये विचार यूरोप और अमेरिका पहुंचे तो वहां के दर्शन और साहित्य पर इनका बहुत गहरा असर पड़ा। ये एक अजीब विडंबना है कि जहां राजनीतिक और आर्थिक ताकत ब्रिटेन से भारत की ओर बह रही थी, वहीं सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रभाव भारत से पश्चिम की ओर भी जा रहा था। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल जो श्रोतों के आखिरी हिस्से से निकलता है। आज इस बात पर जोरदार बहस चल रही है कि ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हजारों भारतीय कलाकृतियां, जिन्हें औपनिवेशिक काल में लूटा या ले जाया गया था, उन्हें भारत वापस लाया जाना चाहिए। ये एक सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। एक देश अपनी राजनीतिक आज़ादी पाने के दशकों बाद अपनी सांस्कृतिक विरासत पर दोबारा दावा कैसे करता है? और 21वीं सदी में सच्ची बहाली या सच्ची वापसी का आखिर मतलब क्या है? आज हम इस पॉडकास्ट में भारत की चुनावी प्रणाली और सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में समझेंगे। क्या कभी ये सोचा है कि आपका एक वोट किसी देश की तकदीर लिखता है? और क्यों भारत के पहले चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा जुआ कहा गया था? हाँ, ये सवाल तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि देखिए, चुनाव सिर्फ सरकारें बदलने का एक तरीका नहीं है। ये असल में लोकतंत्र का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा उत्सव है। बिल्कुल। ये वो शक्ति है जो एक आम नागरिक के हाथ में दी गई है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या मतलब आर्थिक पृष्ठभूमि का हो। तो आज की हमारी चर्चा इसी विशाल और थोड़ी जटिल व्यवस्था की परतों को खोलने के बारे में है। जी, ये समझने के बारे में है कि हमारा एक वोट आखिर इतना कीमती क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी चीज से जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। हाँ, बिल्कुल, यानी हर एक नागरिक का वोट देने का हक। इसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं और हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जी हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। संविधान का अनुच्छेद 326 वो साफ साफ कहता है कि भारत का हर नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है, बिल्कुल, उसे वोट देने का अधिकार है, बिना किसी भी तरह के भेदभाव के। हर नागरिक का एक वोट और हर वोट का मूल्य बराबर। ये लोकतंत्र की आत्मा है। एक मिनट, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब तो मतलब ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। मुझे याद है साक्षरता दर बहुत कम थी, शायद 15% के आसपास। हाँ, लगभग उतनी थी। तो ऐसे में सबको वोट का अधिकार देना, ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा। दुनिया के कई देश तो पहले संपत्ति या शिक्षा की शर्त रखते थे। बिल्कुल, और यही बात भारतीय लोकतंत्र को असाधारण बनाती है। उस समय के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी कदम था। सही बात है। संविधान सभा के एक सदस्य थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। उन्होंने से कहा था, इतिहास में इतनी निर्भीकता से कभी नहीं किया गया सबसे बड़ा प्रयोग। वाह। सोचिए, एक तरफ ब्रिटेन जैसे देश थे जहां औरतों को वोट का अधिकार पाने के लिए दशकों तक मतलब संघर्ष करना पड़ा, और दूसरी तरफ भारत था जिसने पहले दिन से ही हर वयस्क नागरिक को बराबर माना। स्विट्जरलैंड में तो महिलाओं को 1971 में जाके ये अधिकार मिला। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं का ये विश्वास था कि देश का भविष्य तय करने के लिए डिग्री या बैंक बैलेंस की नहीं, बल्कि एक नागरिक होने की समझ जरूरी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके 3 गहरे मतलब हैं। पहला तो है समानता का सिद्धांत, हर वोट बराबर। जी। दूसरा,
ये चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। सैद्धांतिक रूप से तो यही है, पर असल में ये जवाबदेही 5 साल में एक बार ही टेस्ट होती है। ये भी एक चुनौती है। हाँ, असली चुनौती ये है कि उन 5 सालों के बीच में भी नागरिक जुड़ाव कैसे बना रहे हैं। और तीसरा, ये लोगों को देश के भविष्य निर्माण में भागीदार बनाता है। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल है जो श्रोताओं से पूछना चाहिए। बिल्कुल। 1988 में वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। श्रोताओं को क्या लगता है, ये फैसला सही था या गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब इस अधिकार को हकीकत में बदलने का जिम्मा एक बहुत बड़ी संस्था पर है, भारतीय चुनाव आयोग, ECI। जी। और जिस पैमाने पर ये काम करती है वो तो मतलब हैरान करने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 98 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। 98 करोड़। ये अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी को मिला दें उससे भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इस महाआयोजन को मुमकिन बनाता है भारतीय चुनाव आयोग। 1950 में बना ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। मतलब सरकार इस पर दबाव नहीं डाल सकती। नहीं डाल सकती। सैद्धांतिक रूप से इसका काम सिर्फ लोकसभा ही नहीं, बल्कि राज्यसभा, विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। मैंने तो ECI के अधिकारियों के इंटरव्यू देखे हैं जहां वो बताते हैं कि कैसे उन्हें बर्फीले पहाड़ों पर या ये हमारे लोकतंत्र का वो अनकहा पहलू है जो दिखाता है कि एक एक वोट के लिए ये सिस्टम कितनी मेहनत करता है। सही बात है। 2024 में तो पहली बार 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और विकलांगों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा भी शुरू की गई। और वोटिंग की जो मूल प्रणाली है, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं, वो सुनने में भले ही जटिल लगे पर असल में बहुत सीधी है। हाँ, इसे हम अपने स्कूल के दिनों से जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव हो रहा है। हाँ, एक मजेदार उदाहरण है। मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं। एक है अहमद, जो क्लास की सफाई पर ध्यान देना चाहता है। ठीक है। दूसरी है गुरमत, जो पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करने का सिस्टम बनाना चाहती है। और तीसरा है रवि, जो चाहता है कि स्कूल में आर्ट्स और म्यूजिक को ज्यादा समय मिले। और क्लास टीचर, मान लीजिए सुश्री उषा, वो चुनाव अधिकारी हैं। जी। तो सबसे जरूरी बात, वो गुप्त मतदान करवाती हैं ताकि कोई किसी पर दबाव न डाल सके। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि एक दृष्टिबाधित छात्रा नेहा के लिए ब्रेल में बैलेट पेपर का भी इंतजाम है। ये समावेशिता है। बिल्कुल। अब नतीजे आते हैं। क्लास में 33 बच्चे हैं। अहमद को मिले 8 वोट, रवि को 10 और गुरमत को 12 वोट। हाँ, और 3 वोट शायद नोटा में चले गए। तो सबसे ज्यादा वोट गुरमत को मिले और वो जीत गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, बस दूसरों से ज्यादा मिले। भारत के लोकसभा और विधानसभा चुनाव ठीक इसी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर होते हैं। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो विजेता। लेकिन अगर किसी को तीनों उम्मीदवार पसंद ना आए तो यहीं पर EVM मशीन का आखिरी बटन काम आता है, नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। यह एक बहुत शक्तिशाली विकल्प है। हालांकि नोटा के वोट चुनाव का नतीजा नहीं बदलते, लेकिन ये पार्टियों को एक खामोश संदेश भेजता है कि जनता को बेहतर उम्मीदवार चाहिए। अगर किसी सीट पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो ये राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। श्रोताओं के लिए एक और सवाल है। पूछिए। अगर आपके स्कूल में ऐसा चुनाव हो तो आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? बेहतर लंच, ज्यादा खेल के पीरियड या कुछ और? कमेंट करके बताइए। अब चुनावों के प्रकार पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि हम MP और MLA चुनते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के काम में अक्सर एक तनाव देखने को मिलता है। बिल्कुल। सांसद यानी MP वो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में संसद में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रीय नीतियों पर काम करता है। हाँ, जैसे कि रक्षा या विदेश नीति। वहीं विधायक यानी MLA वो राज्य की राजधानी में विधानसभा में बैठता है और उसकी जिम्मेदारी हमारे गली मोहल्ले के काम। बिल्कुल। सड़कें, पानी, बिजली, ये सब। तो फिर तनाव कहाँ से आता है? तनाव तब आता है जब केंद्र में एक पार्टी की सरकार हो और राज्य में किसी और पार्टी की, या फिर एक ही क्षेत्र का MP और MLA अलग अलग पार्टियों के हों। अच्छा। तब अक्सर फंड्स और योजनाओं को लेकर खींचतान होती है, जिसका सीधा असर उस क्षेत्र के विकास पर पड़ता है। श्रोताओं ने कभी सोचा है कि जब उनके क्षेत्र में MP और MLA एक ही पार्टी के न हो तो विकास पर इसका क्या असर पड़ता है? और सरकार बनाने का गणित भी इसी से जुड़ा है। लोकसभा की 543 सीटों में से जिस पार्टी या गठबंधन को 272 का जादुई आंकड़ा, जादुई आंकड़ा मिलता है, वो केंद्र में सरकार बनाती है।
यही फॉर्मूला राज्यों में विधानसभाओं के लिए लागू होता है। ये तो हुए प्रत्यक्ष चुनाव, जहां हम सीधे वोट डालते हैं। जी लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं, जैसे राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों को हम नहीं, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक मतलब MLAs चुनते हैं। तो ये एक तरह से राज्यों की आवाज होती है केंद्र में। बिल्कुल, इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ये कभी भंग नहीं होती। और राष्ट्रपति का चुनाव तो और भी दिलचस्प है। हाँ, उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें हमारे चुने हुए MP और MLA वोट डालते हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि देश का राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र की पसंद ना हो, बल्कि उसे राज्यों का भी समर्थन हासिल हो। इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, लाखों उम्मीदवार हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इसे निष्पक्ष बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यकीनन। और इसी के लिए चुनाव आयोग का सबसे बड़ा हथियार है आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC। हाँ, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ये लागू हो जाती है। ये बस नियमों की किताब है जो पार्टियों और उम्मीदवारों को बताती हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। जैसे कि कोई भी पार्टी सरकारी गाड़ी, बंगले या सरकारी पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकती। अच्छा, वोटरों को लुभाने के लिए शराब, पैसा या साड़ियां नहीं बांट सकती। धर्म या जाति के नाम पर नफरत नहीं फैला सकती। और अगर कोई ऐसा करता है तो चुनाव आयोग उसे चुनाव लड़ने से रोक भी सकता है। और इस संहिता को सख्ती से लागू करने का श्रेय काफी हद तक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन को जाता है। हाँ, 90 के दशक में। उन्होंने तो भारतीय चुनावों का चेहरा ही बदल दिया था। सही कहा। शेषन का सबसे बड़ा योगदान शायद ये था कि उन्होंने चुनाव आयोग को उसकी असली ताकत का मतलब एहसास दिलाया। MCC के नियम तो पहले भी थे, लेकिन बस कागज पर। शेषन ने उसे एक हथियार बना दिया। उन्होंने नेताओं को दिखाया कि चुनाव आयोग सिर्फ एक रेफरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रेफरी है जो रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भी कर सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान था? जरूर नेताओं और पार्टियों की तरफ से इसका कड़ा विरोध हुआ होगा। बिल्कुल, बहुत विरोध हुआ। कई राजनेताओं ने उन पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्हें अल्सेशियन तक कहा गया, जो नेताओं को काटता है। अच्छा, लेकिन शेषन अड़े रहे। उनका मानना था कि नियम तोड़ने वालों को खुश करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। और वोटर ID कार्ड का आइडिया भी वही लाए थे। जी, और वो सिर्फ फर्जी वोटिंग रोकने के लिए नहीं था। वो हर नागरिक को एक पहचान देकर ये कहना था कि आपका वोट सिर्फ आपका है, कोई और इसे नहीं डाल सकता। लेकिन शेषन के सुधारों के बावजूद आज भी हमारे चुनावी सिस्टम के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, और शायद सबसे बड़ी चिंता है धन बल का बढ़ता प्रभाव। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट बताती है क्या कि 2024 के लोकसभा में चुने गए लगभग 51% सांसद करोड़पति हैं। आधे से ज्यादा? जी, और 19% के करीब सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। क्या इसका मतलब ये है कि एक आम ईमानदार नागरिक के लिए चुनाव लड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है? ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। और इसी से जुड़ी दूसरी समस्या है शहरी उदासीनता की, वोटर एपैथी जिसे कहते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में अक्सर राष्ट्रीय औसत से कम वोटिंग होती है। क्यों? क्या वजह है कि जो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और साधन संपन्न हैं, वही लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव से दूर रहते हैं? क्या उन्हें लगता है कि उनके एक वोट से कुछ नहीं बदलेगा? या वो सिस्टम से इतने निराश हो चुके हैं कि उन्होंने भागीदारी छोड़ दी है? ये सब सोचने वाली बातें हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? कानून को और सख्त बनाना? कानून अपनी जगह है, लेकिन असली समाधान एक ही है, एक जागरूक और सतर्क मतदाता। जब वोटर सवाल पूछना शुरू करता है, अपने उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जांचता है और बिना किसी लालच या दबाव के वोट डालता है, तब पार्टियां भी बेहतर उम्मीदवार उतारने पर मजबूर होती हैं। बिल्कुल, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। आज की इस चर्चा ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिस्टम जितना विशाल है, उतना ही महत्वपूर्ण भी। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए हम एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। सोचिए, आज के डिजिटल युग में जहां हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है, हम एक बेहतर वोटर कैसे बन सकते हैं? सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज और असली खबर में फर्क कैसे करें? और सबसे जरूरी, चुनाव में धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करने में एक आम नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इन सवालों पर सोचिएगा, क्योंकि आपका वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह देश के भविष्य को आकार देने की शक्ति है। जब भी अवसर मिले,
एक सूचित और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। आप ही इस लोकतंत्र की असली ताकत हैं। पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। ये था ड्रोना चैनल पर आज का पॉडकास्ट। आज हम इस पॉडकास्ट में भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में समझेंगे। और खासतौर पर ये देखेंगे कि जो कानून हमारी जिंदगी तय करते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं और उन्हें लागू करने वालों की जवाबदेही कैसे तय होती है। बिल्कुल। क्या कभी सोचा है कि जो कानून हमारे देश में लागू होते हैं वे बनते कैसे हैं? एक विचार से कानून बनने तक का सफर वो कितना लंबा और चुनौतियों भरा होता है। और हमारी संसद, जिसे हम अक्सर टीवी पर हंगामे और बहस के लिए जानते हैं, वो असल में काम कैसे करती है? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि संसद सिर्फ नेताओं के भाषण देने की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारतीय लोकतंत्र का आप कह सकते हैं इंजन है। यहाँ लिए गए फैसले हमारी जेब, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे भविष्य पर सीधा असर डालते हैं। एकदम। तो आज की चर्चा में हम इसी इंजन के पुर्जों को, यानी इसकी बनावट, इसकी ताकत और इसकी चुनौतियों को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। यदि इसे समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। कल्पना कीजिए कि कुछ कॉलेज के छात्र दिल्ली घूमने आए हैं और वे नए संसद भवन को देखने पहुंचते हैं। अच्छा। जैसे ही वो उस इमारत को देखते हैं, पहली चीज जो उन्हें हैरान करती है वो है उसका आकार। वो गोल या चौकोर नहीं है। हाँ, वो त्रिकोणीय है। चेक। ट्रायंगुलर शेप में। बिल्कुल। और ये डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है ना? नहीं, इसका एक गहरा मतलब है। इसका त्रिकोणीय आकार कई पवित्र ज्यामितियों और संस्कृतियों का संगम है, जो भारत की विविधता में संतुलन और समावेशिता को दिखाता है। अरे वाह! और जब वो छात्र अंदर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये कोई सरकारी दफ्तर जैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये भारत का एक जीता जागता संग्रहालय लगता है। दीवारों पर सिर्फ पेंट नहीं है। तो क्या है दीवारों पर? दीवारों पर राष्ट्रीय पक्षी मोर से लेकर राष्ट्रीय फूल कमल तक की नक्काशी है। आदिवासी कला, मंदिरों के पैटर्न, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र, मतलब हर कोना भारत की कहानी कहता है। और पुराने संसद भवन को भी नहीं भुलाया गया। नहीं, उसे अब संविधान सदन का नाम दिया गया है। ये याद दिलाने के लिए कि हमारे लोकतंत्र की नींव यहीं रखी गई थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। यहीं पर हम अपने सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहेंगे। जरूर। सोचिए, अगर आप उन छात्रों की जगह होते और आपको नए संसद भवन की दीवार पर भारत की पहचान से जुड़ी कोई एक चीज बनाने का मौका मिलता, तो आप क्या बनाते और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा सवाल है। चलिए अब उन छात्रों की कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरी व्यवस्था की नींव कैसे पड़ी। ठीक है। आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक, आप कह सकती हैं, सुपर पावर दी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, एकदम सीधा। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप वोट देंगे, बस। कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करके आम नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो लोकसभा के सदस्य यानी सांसद या एमपी बनते हैं। बिल्कुल। और जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाता है। यानी सरकार के पास जो भी ताकत है वो दरअसल लोगों से ही उधार ली हुई है। सही कहा। और संसद वो जगह है जहां इस ताकत का हिसाब किताब होता है। तो अब हमारी संसद के 3 हिस्से हैं। 3 स्तंभ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाएं चुनती हैं। इसी को द्विसदनीय प्रणाली यानी बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। लेकिन क्या आलोचक ये नहीं कहते कि राज्यसभा कई बार जरूरी सुधारों को सिर्फ राजनीतिक वजहों से अटका देती है? हाँ, ये एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सरकार का लोकसभा में बहुमत होता है उसका राज्यसभा में नहीं होता और वहां जरूरी बिल अटक जाते हैं। तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदे भी हैं। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। इसका काम ही यही है कि लोकसभा से जल्दबाजी में पास हुए बिलों पर दोबारा गहराई से विचार करे। ये एक तरह से कूलिंग सॉसर का काम करती है। गरम चाय को पीने लायक बनाने वाली तश्तरी। बिल्कुल। साथ ही ये संघवाद यानी फेडरलिज्म की आत्मा है। ये सुनिश्चित करती है कि केंद्र राज्यों के अधिकारों को नजरअंदाज ना करे। और यही 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता का संतुलन बना रहे। लेकिन इनका सबसे मुख्य काम तो कानून बनाना है।
हाँ, और ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। एक बिल से एक्ट तक का सफर वो अपने आप में कहानी है। तो इस कहानी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट के उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल, ये कानून रातों रात नहीं बना। इसकी जड़ें हमारे संविधान में थीं, जहां कहा गया था कि सरकार 10 साल में सभी बच्चों को शिक्षा देगी, पर वैसा हुआ नहीं। तो अब कल्पना कीजिए कि वो छात्र जो संसद भवन घूम रहे थे, अब वे पब्लिक गैलरी में बैठे हैं और नीचे सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें शायद ये एहसास भी नहीं होगा कि जिस बिल पर आज बहस हो रही है वो उन तक पहुंचने से पहले एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरा है। सही कहा। 90 के दशक में अदालतों में बहस हुई, फिर 2002 में संसद ने 86वां संविधान संशोधन किया और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। इसके बाद 2008 में इसे लागू करने के लिए राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया। तो यह है प्रक्रिया का पहला चरण, बिल का परिचय। बिल्कुल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा में होने वाली जोरदार बहस है, लेकिन असली काम तो पर्दे के पीछे होता है, इन स्थायी समितियों यानी स्टैंडिंग कमिटीज में। क्या ये समितियां एक तरह से संसद का ब्रेन है? ये लोकतंत्र का वो हिस्सा है जो टीवी पर नहीं दिखता। अच्छा। इन समितियों में हर पार्टी के सांसद होते हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विषय के विशेषज्ञों के साथ बिल के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। कई बार एक बिल समिति में महीनों या सालों तक पड़ा रहता है। यानी असली होमवर्क यही होता है। हाँ, समिति की रिपोर्ट आने के बाद बिल सदन में आता है। अब छात्र गैलरी से देख रहे हैं कि बिल के हर एक क्लॉज पर यानी हर एक हिस्से पर विस्तार से बहस हो रही है। सांसद संशोधन पेश कर रहे हैं और फिर बहस पूरी होने पर वोटिंग होती है। हाँ, जब वोटिंग होती है तो क्या सांसद हमेशा अपनी पार्टी की लाइन पर ही वोट देते हैं? क्या कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर पार्टी के खिलाफ जा सकता है? इसे व्हिप का उल्लंघन कहते हैं शायद। हाँ, हर पार्टी एक व्हिप जारी करती है जो एक तरह का निर्देश होता है। इसका उल्लंघन करने पर सांसद की सदस्यता भी जा सकती है, इसलिए ज्यादातर सांसद पार्टी लाइन पर ही वोट करते हैं। अच्छा, फिर एक सदन से पास होने के बाद बिल दूसरे सदन में जाता है जहां यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। और जब दोनों सदन उसे पास कर देते हैं तब बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। उनके हस्ताक्षर होते ही वो बिल एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है और पूरे देश का कानून बन जाता है। यहाँ ये भी बता दें कि पैसों से जुड़े बिल यानी मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है कानून बनाने की प्रक्रिया। अब आते हैं इसे लागू करने वालों पर। यहीं पर विधायिका और कार्यपालिका का फर्क समझना जरूरी है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। हाँ, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाले, संसद के सभी सदस्य। और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव यानी कानून लागू करने वाले, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। और खास बात यह है कि हमारी संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका में से ही निकलती है। और इसी वजह से कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसी जवाबदेही को सुनिश्चित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। तो ये एक तरह से देश की सबसे बड़ी पेरेंट टीचर मीटिंग है। बहुत अच्छा उदाहरण है। जहां हमारे प्रतिनिधि मतलब सांसद सरकार यानी मंत्रियों से हमारे हिस्से के सवाल पूछते हैं कि सड़क क्यों नहीं बनी या परीक्षा का पेपर लीक कैसे हो गया। बिल्कुल, ये संसदीय सत्र का पहला घंटा होता है जब कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से सरकार की नीतियों और कामों पर सीधे सवाल पूछ सकता है। मंत्रियों को सदन के सामने जवाब देना ही पड़ता है। ये तो सरकार पर लगाम कसने का एक बेहतरीन तरीका है ना? और संसद की बहसें हमेशा सिर्फ गंभीर या तनावपूर्ण नहीं होती। कभी कभी वहां हाजिर जवाबी और कविता का भी रंग देखने को मिलता है। हाँ, मैंने भी सुना है वो सुषमा स्वराज जी वाला किस्सा। बिल्कुल। 2011 में सांसद सुषमा स्वराज ने सरकार की आलोचना करते हुए एक शेर पढ़ा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये तो बड़ा तीखा हमला था। तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने भी बड़े शांत अंदाज में एक और शहर में जवाब दिया, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। वाह, इससे पता चलता है कि संसद में विचारों का टकराव पूरी गरिमा और बुद्धिमानी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं देश के दो सबसे अहम पदों की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं यानी हेड ऑफ स्टेट। वे कार्यपालिका के नाम मात्र मतलब नॉमिनल प्रमुख हैं। उनकी भूमिका में बिलों को मंजूरी देना,
संसद का सत्र बुलाना, ये सब शामिल है। जबकि प्रधानमंत्री सरकार के असली प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। हाँ, देश चलाने की असली जिम्मेदारी उन्हीं की और उनकी मंत्रिपरिषद की होती है। यहीं पर नैतिक जिम्मेदारी का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण याद आता है। 1956 में एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा। हाँ, उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि उस दुर्घटना के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना गया था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नेहरू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी नहीं किया था शुरू में, लेकिन शास्त्री जी का मानना था कि उनके मंत्रालय में कुछ भी गलत होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी मंत्री को लेनी चाहिए। वो अपने फैसले पर अड़े रहे। आज के समय में सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी की ऐसी मिसालें थोड़ी कम ही देखने को मिलती हैं। सही कहा। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों से एक और सवाल पूछना चाहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे के बारे में सुनकर आपको एक नेता की जिम्मेदारियों के बारे में क्या समझ आता है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। बहुत अच्छा सवाल है। अब तक हमने विधायिका और कार्यपालिका की बात की, लेकिन लोकतंत्र का एक तीसरा और बहुत जरूरी स्तंभ है न्यायपालिका, जुडिशरी। बिल्कुल, हमारे संविधान में शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की व्यवस्था है। मतलब सरकार के तीनों अंग अपने अपने दायरे में काम करते हैं। और न्यायपालिका एक रेफरी की तरह है जो ये देखती है कि खेल नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। एकदम सही। न्यायपालिका लोकतंत्र की प्रहरी है। उसका काम संविधान की रक्षा करना है। वो नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखती है। तो वो ये सुनिश्चित करती है कि संसद का बनाया कोई भी कानून संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन ना करे। हाँ, और ये भी कि कार्यपालिका अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। अच्छा, तो जैसी व्यवस्था केंद्र में है, क्या वैसी ही राज्यों में भी होती है? लगभग वैसी ही। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, राज्यों में राज्यपाल हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री तो राज्यों में मुख्यमंत्री। केंद्र में लोकसभा तो राज्यों में विधानसभा। और शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा किया है। इसके लिए 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, तो ये सूचियां एक तरह से घर के नियमों जैसी हैं कि कौन क्या तय करेगा। लेकिन इसका कोई हालिया उदाहरण है जहां केंद्र और राज्य के बीच किसी विषय को लेकर खींचतान हुई हो? कृषि कानून इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कृषि जो है वो टेक्निकली राज्य सूची का विषय है। अच्छा। लेकिन केंद्र ने व्यापार और वाणिज्य के आधार पर कानून बनाए जो समवर्ती सूची में आता है। यहीं पर शक्तियों के विभाजन की असली परीक्षा होती है और मामला अक्सर न्यायपालिका तक पहुंच जाता है। हमारी संसदीय प्रणाली की नींव बहुत मजबूत है, लेकिन आज इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हैं। हाँ, और ये चिंता की बात है। पिछले कुछ सालों में संसदीय कार्यवाही में रुकावटें बहुत बड़ी हैं। और संसद की बैठकों की संख्या में भी लगातार गिरावट आई है। बिल्कुल। पहली लोकसभा जो 1952 से 57 तक थी, उसमें 677 बैठकें हुई थीं, जबकि 16वीं लोकसभा 2014 से 19 उसमें सिर्फ 331 बैठकें हुईं। यानी लगभग आधी। जब संसद ही नहीं बैठेगी तो बहस और जवाबदेही कैसे होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। पूर्व राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने भी इस घटती उत्पादकता पर चिंता जताई थी। जब बहस और चर्चा की जगह सिर्फ हंगामा होता है तो जरूरी बिल बिना बहस के पास हो जाते हैं। हाँ, और इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की है? नहीं, समाधान हम नागरिकों के हाथ में है, खासकर आप जैसे युवा मतदाताओं के हाथ में। एक जागरूक नागरिक होना बहुत जरूरी है। मतलब जब हम अपने प्रतिनिधियों को उनके काम के आधार पर चुनते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और सार्वजनिक बहसों में हिस्सा लेते हैं, तो हम पूरे सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत ही प्रेरक उद्धरण है। उन्होंने लोकसभा में कहा था, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या खूब बात है। ये हमें याद दिलाता है कि पार्टियां और नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन देश और उसका लोकतंत्र वो सबसे ऊपर है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है कि भारतीय संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लोगों की आवाज है। हाँ, और ये विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर काम करती है। यह कानून बनाती है, सरकार को जवाबदेह रखती है और हमारे लोकतंत्र की नींव है। और ये भी कि इस महान संस्था को जीवंत और प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सांसदों की नहीं बल्कि हम सब की है। अब जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए कुछ सवाल हैं। हम चाहेंगे कि आप इनके जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दें। जरूर पूछिए। पहला, आपको संसदीय प्रणाली की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? दूसरा, प्रश्नकाल को लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व क्यों कहा जा सकता है? तीसरा, आपके हिसाब से संसद की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा, और क्यों? चौथा, क्या बिलों पर चर्चा करने वाली स्थायी समिति के काम को और ज्यादा सार्वजनिक किया जाना चाहिए? पांचवा, अगर आप एक दिन के लिए सांसद बने तो आप कौन सा एक मुद्दा संसद में उठाना चाहेंगे? और आखिरी सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी के उद्धरण "लोकतंत्र अमर रहना चाहिए" का आज के समय में आपके लिए क्या मतलब है? याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का दिन नहीं है। ये एक रोजमर्रा की प्रक्रिया है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी मायने रखती है। आप इस देश का भविष्य हैं, इसलिए सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और एक जागरूक नागरिक बने। ऐसे ही जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए द्रोणा के साथ जुड़े रहें। आप सभी को आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम उत्पादन के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में विस्तार से समझेंगे। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हम पहनते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी है। और ये कहानी असल में 4 बहुत ही बुनियादी स्तंभों पर टिकी है। बिल्कुल, और इन स्तंभों को समझना एक तरह से हमारे आसपास की दुनिया के काम करने के तरीके को समझना है। हाँ। और इसे समझने के लिए हम आज रत्ना की कहानी का सहारा लेंगे। मान लीजिए रत्ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखती है। ठीक है। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन यही है कि हम रत्ना के इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी 4 चीजों को परत दर परत खोलकर देखें। वो 4 चीजें हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। जी, और साथ ही ये भी देखेंगे कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी इस पूरी कहानी को कैसे बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। रत्ना का सपना, सबसे पहली चीज उसे क्या चाहिए होगी? एक जगह, एक दुकान। सही पकड़ा, और अर्थशास्त्र की भाषा में यही पहला कारक है, भूमि, लैंड। लेकिन यहाँ भूमि का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा। प्रकृति हमें जो कुछ भी मुफ्त में देती है वो सब इसमें शामिल है। पानी, जंगल, खनिज, तेल, हवा, सब कुछ। ओके, तो रत्ना के रेस्टोरेंट के लिए जमीन तो चाहिए ही, साथ ही सब्जियों के लिए उपजाऊ मिट्टी और खाना पकाने के लिए पानी। वो सब भी भूमि कारक का ही हिस्सा हैं। ठीक है, तो रत्ना को जगह मिल गई। अब उस जगह को रेस्टोरेंट कौन बनाएगा? उसे शेफ चाहिए, वेटर चाहिए, सफाई के लिए लोग चाहिए। यानी दूसरा कारक हुआ श्रम, लेबर, मतलब इंसानी मेहनत। हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की मेहनत। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या रत्ना किसी भी व्यक्ति को अपना शेफ रख लेगी? नहीं, उसे एक ऐसा शेफ चाहिए जिसे खाना बनाना आता हो। बिल्कुल, जिसे मसालों की समझ हो। मतलब सिर्फ लोगों की गिनती काफी नहीं है, उनका हुनर भी मायने रखता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। एक नौसिखिया शेफ और एक अनुभवी शेफ के बनाए खाने में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, वो तो है। इसी को अर्थशास्त्री मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि उस मेहनत की गुणवत्ता है। वो ज्ञान, वो कौशल और अनुभव का खजाना जो किसी भी काम को बेहतर बनाता है। तो एक मजदूर जो सिर्फ ईंटें उठाता है और एक इंजीनियर जो पूरी इमारत का डिजाइन बनाता है, दोनों में यही फर्क है? बिल्कुल, दोनों श्रम कर रहे हैं, पर उनकी मानव पूंजी में बहुत अंतर है। तो रत्ना को जगह मिली, हुनरमंद लोग भी मिल गए, लेकिन किचन के उपकरण, टेबल कुर्सियां और शुरू में राशन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये हमें तीसरे कारक पर लाता है, पूंजी पर। कैपिटल। जी, कैपिटल। एकदम सही। और पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इंसान के बनाए वो सभी साधन जो उत्पादन को और आसान बनाते हैं, वो सब पूंजी हैं। जैसे मशीनें, औजार, फैक्ट्री, कंप्यूटर, गाड़ियां। रत्ना के रेस्टोरेंट के लिए गैस चूल्हा, बर्तन, फर्नीचर, ये सब उसकी भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल कैपिटल है। और इनको खरीदने के लिए जो पैसा लगा वो वित्तीय पूंजी हुई। जी। चलिए, तो अब रत्ना के पास जमीन है, कुशल लोग हैं और पैसा मशीनें भी हैं। क्या रेस्टोरेंट अपने आप चल पड़ेगा? शायद नहीं।
एक चीज अभी भी गायब है, वो चिंगारी जो इन तीनों चीजों को एक साथ लाएगी, उनसे काम करवाएगी और जोखिम उठाएगी। और वही है हमारा चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक, उद्यमिता, उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता। उद्यमी वो इंसान है जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है। रत्ना जो ये सपना देख रही है, जो इन सब चीजों को जुटा रही है, मेन्यू डिजाइन कर रही है, और इस बात का जोखिम ले रही है कि रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं। वही उद्यमी है। बिना उद्यमिता के भूमि, श्रम और पूंजी वो बस बेजान पड़े रहेंगे। ये मानव पूंजी वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। किसी देश के लिए ये सबसे बड़ा संसाधन कैसे बनता है? इसके दो सबसे बड़े स्तंभ हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। हाँ, अच्छी शिक्षा ज्ञान देती है और ट्रेनिंग उस ज्ञान को इस्तेमाल करना सिखाती है। और अच्छा स्वास्थ्य ये पक्का करता है कि लोग सीखने और काम करने में सक्षम हों। और शायद कुछ सांस्कृतिक चीजें भी हैं। बिल्कुल हैं, जैसे जापान का काइजन का सिद्धांत, जिसका मतलब है निरंतर सुधार। ये उनके काम करने के तरीके में बस गया है। या जर्मनी का समय और गुणवत्ता पर जोर देना। हाँ, ये चीजें भी किसी देश की मानव पूंजी को मजबूत बनाती हैं। भारत के संदर्भ में तो यह और भी अहम हो जाता है। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। एक बहुत बड़ा मौका है ये। अगर इस युवा ऊर्जा को सही कौशल और मौके मिले तो भारत की आर्थिक तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। बहुत बड़ी, जैसे पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में आज भी अंतर है। जब तक देश की आधी आबादी को बराबर के मौके नहीं मिलेंगे, हम अपनी पूरी मानव पूंजी का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। और ये कौशल सिर्फ आज की डिग्रियों तक ही तो सीमित नहीं है। भारत की तो हजारों साल पुरानी विरासत है। मुझे वो सिले हुए जहाजों वाली बात कमाल की लगती है। सोचिए 2000 साल पहले जी, जब लोहे की कीलों का इस्तेमाल आम नहीं था, तब भारत में कारीगर लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से सिलकर विशाल जहाज बना देते थे। ये अद्भुत है। ये दिखाता है कि सीमित भौतिक पूंजी के बावजूद, मतलब लोहे की कीलों के बिना भी, हाँ। असाधारण मानव पूंजी के दम पर, उन कारीगरों के हुनर के दम पर भारत विश्व व्यापार का केंद्र था। तो आज के मेक इन इंडिया के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। तो हमारे पास भूमि, कुशल श्रम, पूंजी और उद्यमिता है। ये एक क्लासिक मॉडल हो गया। जी, लेकिन आज के दौर में एक और चीज है जो इन सभी को कई गुना ताकतवर बना सकती है। वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। ये इन 4 पारंपरिक कारकों के साथ कैसे फिट होती है? देखिए, टेक्नोलॉजी को अक्सर एक सक्षम करने वाला या इनेबलर कहा जाता है। इनेबलर मतलब वो खुद में उत्पादन का एक अलग कारक नहीं है, लेकिन वो बाकी चारों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। अच्छा। ये हमें कम लागत में ज्यादा और बेहतर उत्पादन करने में मदद करती है। जैसे किसान ड्रोन से खेतों में खाद डालते हैं तो उनका समय, मेहनत और पैसा तीनों बचते हैं। अगर रत्ना के रेस्टोरेंट के उदाहरण पर वापस लौटें, हाँ, तो अगर वो ज़ोमैटो पर लिस्ट हो जाए, यूपीआई से पेमेंट लेने लगे या अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे, तो उसकी पूंजी और श्रम दोनों की उत्पादकता बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी हमेशा फायदेमंद ही होती है? ये भी एक सवाल है। हाँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि नई टेक्नोलॉजी सीखने और उसे अपनाने में इतना समय और पैसा लग जाता है कि छोटे बिजनेस जैसे रत्ना का रेस्टोरेंट के लिए ये एक बोझ बन जाती है। हो सकता है कि शुरुआत में वो एक साधारण बिल बुक से ही बेहतर काम कर लें। ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। टेक्नोलॉजी को अपनाना भी एक रणनीतिक फैसला है। सही बात है। लेकिन बड़े पैमाने पर देखें तो टेक्नोलॉजी ने ज्ञान और नौकरियों तक पहुंच को बहुत आसान बना दिया है। जैसे सरकार के स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स। जी, जहां कोई भी मुफ्त में ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। इससे भौगोलिक बाधाएं काफी हद तक खत्म हो गई हैं। तो ये साफ है कि ये सारे कारक आपस में जुड़े हुए हैं। कोई एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक मोबाइल फोन को ही लें, ये हमारे हाथ तक कैसे पहुंचता है? इसका पूरा एक चक्र है। सबसे पहले एक उद्यमी या एक कंपनी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है, शायद एक बेहतर कैमरा या लंबी चलने वाली बैटरी का। ये उद्यमिता है। जी। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जो कि एक तरह की बहुत ही कुशल मानव पूंजी है, उस आइडिया को डिजाइन में बदलती है। उसके बाद फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि चाहिए। फिर अरबों की पूंजी लगाकर मशीनें और असेंबली लाइन खड़ी की जाती है। दुनिया भर से कच्चा माल मंगाया जाता है, चिप के लिए सिलिकॉन, बैटरी के लिए लिथियम। ये सब भी भूमि कारक का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और फिर हजारों इंजीनियर और मजदूर यानी श्रम उन मशीनों पर काम करके फोन को असेंबल करते हैं। और अंत में टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर में जान डालता है।
तो ये सब मिलकर काम करते हैं, किसी एक के बिना भी फोन नहीं बन सकता। ये एक पहेली के टुकड़ों की तरह है और किस टुकड़े का कितना इस्तेमाल होगा ये उत्पाद पर निर्भर करता है। मतलब? जैसे खेती या हाथ से बनने वाले कालीन श्रम प्रधान होते हैं, लेबर इंटेंसिव। ओके, जबकि कार या सेमीकंडक्टर चिप बनाना पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव होता है। ठीक है, हमने उत्पादन करना तो सीख लिया, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेदारी भी है? क्या हम प्रकृति से संसाधन लेते रहें और बदले में सिर्फ कचरा और प्रदूषण दें? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। उत्पादन की एक बहुत बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। जी। जब हम भूमि कारक का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। जैसे तमिलनाडु की चमड़ा फैक्ट्रियों का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल, वे रोजगार तो देती हैं, लेकिन अगर उनसे निकलने वाले केमिकल नदियों में मिल जाएं तो वे पानी और जमीन दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है। हाँ, हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे उत्पादन भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है। नहीं, ये श्रम के प्रति भी है। कर्मचारियों को सही वेतन देना, उनके काम करने की जगह को सुरक्षित बनाना और उनकी मानव पूंजी को बढ़ाने में निवेश करना, ये सब भी उत्पादन की जिम्मेदारी का हिस्सा है। इसी को शायद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि भारत 2014 में CSR कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अच्छा। ये कानून बड़ी कंपनियों के लिए अपने मुनाफे का 2% समाज के भले के कामों पर खर्च करना अनिवार्य बनाता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। जी, ये उत्पादन को समाज के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये है कि कोई भी चीज बनाने की प्रक्रिया 4 स्तंभों पर खड़ी है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। सदियों से ये नियम बदला नहीं है, लेकिन जो बदला है वो है इन स्तंभों का स्वरूप। हाँ, आज असली बाजी मानव पूंजी मतलब लोगों के हुनर और टेक्नोलॉजी के सही तालमेल पर टिकी है। और सबसे बढ़कर ये पूरी प्रक्रिया जिम्मेदारी की भावना के साथ होनी चाहिए, पर्यावरण और समाज दोनों के प्रति। और इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात ये है, हमने देखा कि उद्यमिता यानी एक इंसान का आइडिया और जोखिम लेने की क्षमता इन सभी कारकों को एक साथ लाती है। लेकिन क्या भविष्य में AI जैसी टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो खुद नए बिजनेस आइडिया सोच सकें? हाँ, और बाजार का विश्लेषण कर सके, जोखिम का आकलन कर पाए? क्या एक मशीन उद्यमिता को भी प्रतिस्थापित कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ड्यूरोना चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय लाते रहेंगे। आप सभी को आपकी पढ़ाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।